क्यों आपको स्टॉक्स के पीछे भागना है? क्यों आपको 10x करना है? यही बोला जाता है कि रिटर्न्स बहुत शॉर्ट टर्म में हाई चाहिए। मिलते ही नहीं है, मिथ है। गारंटी पैसा आधे होने की है, गारंटी पैसे डबल होने की तो कतई नहीं है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज अ व्हीकल जिसपे आप बैठ के अपने गोल्स को अचीव करने का देख सकते हैं। वो व्हीकल कौन सा चुनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहते हो कि मेरी वेल्थ क्रिएट हो तो वो एफडी से नहीं करना। 3 ऐसी कौन सी बातें हैं इंपॉर्टेंट जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए एसआईपी करने से पहले? लोगों की क्या गलती है पता है, वो पहली तनख्वाह आते ही उधार मांग लेते हैं। पहली तनख्वाह ही आईफोन खरीद लो, पहली तनख्वाह ही घर वाले प्रेशर कर रहे हैं जी घर ले लो, लोन ले लो घर पे और आप अपनी ईएमआई बांध लो। वो ये सब करने को तैयार है क्योंकि उससे समाज को दिखता है उनके पास क्या है। आपके हिसाब से विच ऑप्शन इज बेटर, मतलब बाइंग अ हाउस और रेंटल प्रॉपर्टी? हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ परचेज। गोल्ड और सिल्वर तो भाग रहा है और एक आम जनता की रीच से बाहर होता जा रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप का ये पागलपन चलता रहेगा तब तक गोल्ड का भाव बढ़ता रहेगा। डेट फ्री लाइफ जीने का सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो इंटेलिजेंस नहीं है। वो ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं जानता है जी। सिर्फ पेशेंस। क्रिप्टो फ्यूचर है या बबल है? क्रिप्टो मिठाई है, ज्यादा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जो हमारी सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी रूप में हम सभी करते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण या तो हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं या लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है जिससे हमें हाई रिटर्न्स मिले और अपने पैसे को हम अच्छी जगह सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। क्रिप्टो हो, एसआईपी हो, एफडी हो, आरडी हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, हमें अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है सही तरीका, इस चीज को डिकोड करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, नाम ही अपने आप में काफी है। संजय कथुरिया जी, इंडियाज नंबर 1 फाइनेंस कोच। वेलकम टू यूएनआई टॉक शो सर। थैंक यू सो मच मैम। सर, जैसे हम जानते हैं आफ्टर कोविड लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है और करियर्स अनस्टेबल हो गए हैं, तो लोग बहुत कॉन्शियस भी रहने लगे हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और आज का टॉपिक जो मैंने रखा है इन्वेस्टमेंट, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं जो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हाई रिटर्न्स के चक्कर में लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं, तो उनके लिए हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट। तो पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और किसी भी इंसान को इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए, किस एज में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने इनवाइट किया। जी, इट्स माय प्लेजर सर। आपने पूछा इन्वेस्टमेंट क्या है जी। सी, इन्वेस्टमेंट इज अ मेथड टू रीच अ गोल। जी, ठीक है, वो एक जरिया है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। इंसान के लाइफ में उसके लाइफ इवेंट्स गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, ट्रैवल करना हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, घर खरीदना हो गया, एंड फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, रिटायर होना हो गया। जी। तो ये आपके लाइफ के बड़े एक मिडिल क्लास परिवार के 7-8 गोल्स होते हैं। राइट। और इन्हीं 7-8 गोल्स के लिए हर व्यक्ति सेव करता है। हम पुरानी पिक्चरों में देखते थे लोग एक गुल्लक रखते थे, ये बेटी की शादी के लिए गुल्लक, बहन की शादी के लिए गुल्लक, माँ के इलाज के लिए गुल्लक, इसके लिए गुल्लक। तो दैट्स व्हाट योर इन्वेस्टमेंट इज। वो एक गोल होता है और उस गोल के लिए आप जो है सेविंग्स कर रहे होते हैं। जी। ठीक। सो इन्वेस्टमेंट इज अ व्हीकल जिसपे आप बैठ के अपने गोल्स को अचीव करने का देख सकते हैं। ओके। अब वो व्हीकल कौन सा चुनना है, दैट इज द मेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप शहर में हो तो कौन सा चुनना है, अगर आपको दूर जाना है तो आपका कौन सा चुनना है, अगर बहुत दूर जाना है तो कौन सा चुनना है, राइट। तो वो आपको चेक करना पड़ता है और उसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं कि आपको कहाँ कितना निवेश करना चाहिए। ओके। एंड सर, व्हाट इज द राइट एज टू इन्वेस्ट? एज सुन एज पॉसिबल। ओके, 18 प्लस जैसे ही। हाँ, मतलब 18 प्लस अगर आप उससे पहले भी समझदारी आ जाए आप में तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉरेन बफेट 11 साल के थे, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी उम्र से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अर्लियर द बेटर। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, जैसे एक हम जानते हैं हमारे जो पेरेंट्स थे वो जनरली एफडीज में ही इन्वेस्ट करते थे और ट्रेडिशनल वे था एफडी, सबसे सिक्योर माना जाता था। पर जो आज की जनरेशन है एसआईपी की तरफ जा रही है, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब विच ऑप्शन इज बेटर, एफडी और एसआईपी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, एसआईपी जो होता है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। जी। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, रिकरिंग डिपॉजिट। जी, आरडी। आरडी, इसका मतलब क्या होता है, हर
फ्रीक्वेंसी पे, जैसे कुछ लोग की तनख्वाह आती है तो एक अपनी तनख्वाह का थोड़ा सा पोर्शन का एफडी करते हैं जी। तो उसे आरडी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रेकरिंग है, यानी बार बार आप करते हो। तो जो आरडी है वो एसआईपी है इन फिक्स डिपॉजिट। ओके, ठीक है, तो एसआईपी इन फिक्स डिपॉजिट इज कॉल्ड आरडी। ठीक है। हम धनतेरस पे गोल्ड खरीदते हैं, वो भी एसआईपी है। हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है, एसआईपी है। आप हर धनतेरस, तो कोई भी एक फिक्स्ड इंटरवल पे जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। अब आप इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हो वो अलग चीज है। वो एफडी भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, बिटकॉइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग चीज है। एसआईपी जो है वो माध्यम है इन्वेस्ट करने का जी। कुछ लोग जो है एक मुश्त पैसा डाल देते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, उसको लमसम कहते हैं। तो लमसम इज व्हेन यू इन्वेस्ट बिगर कैपिटल एट वन टाइम जी, वो और एफडी हो। उसको लमसम कहते हैं। या जब आपके पास है जी 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, अब बेटा एफडी कर दो, तो वो लमसम एफडी है। पर आपके हर महीने की तनख्वाह 50,000 है, आप उसमें से 10,000 रुपए एफडी में डालते हो, वो एसआईपी इन एफडी है। ओके, ठीक है, तो एफडी एक एसेट है। ठीक है। तो ये आई होप मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया हो कि ये, क्योंकि लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि सर कहां एसआईपी करूं। तो एसआईपी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इज अ वे टू इन्वेस्ट। ओके। और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एफडी से लेके क्रिप्टो तक, कुछ भी कहीं भी आप जो है सिस्टमैटिक माध्यम से निवेश कर सकते हैं। उसमें हम कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, फिक्स्ड इंटरवल पे कर सकते हैं, महीने महीने कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एसआईपी। जी। अकॉर्डिंग टू यू व्हिच वन इज बेटर ऑप्शन? देखिए, एफडी का एक यूज केस है। एफडी ये नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि काफी लोगों ने आके बोला एफडी रख दी है, एफडी है वो, ऐसा नहीं है। एफडी सब इंपॉर्टेंट है आपके इमरजेंसी फंड के लिए। जब आप जीवन में, देखिए लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो सबको लगता है मेरे पास 1 करोड़ होगा तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होऊंगा, 2 करोड़, सबके माइंड में एक नंबर होता है जी, जो उनका एक ड्रीम नंबर होता है। किसी के उल जलूल भी होते हैं, 100 करोड़ होगा तो करूंगा जी। तो बट ये नंबर जो है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एंड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बिगिनिंग जो है, जो सबसे पहले आपको चीज ताकत देता है, वो है आपका इमरजेंसी फंड। वो ये ताकत देता है कि जो जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ सकते हो। वो ये ताकत देता है कि अगर कोविड के चलते आपकी जॉब चली जाए तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा जीवन। तो आपके 6 महीनों का खर्चा अगर आपके पास एक एफडी में पड़ा होगा तो वो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी का पहला स्टेप है, पहला महत्वपूर्ण स्टेप है। ओके। और वो पैसा जो है वो एफडी में होना चाहिए। उससे क्या होता है कि कल को इमरजेंसी आ गई अगर, तो बता के तो आएगी नहीं, तो उस इमरजेंसी के लिए आपके पास तैयार पैसा पड़ा होगा। आपने पैसा बटन दबाया, एफडी से पैसा आ गया, आपने उस पैसे को कर लिया जी। तो पहला चीज है एफडी आपके इनकम के लिए। सेकंड चीज है, जब किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, उनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत कम रह जाती है। वो चाहते ही नहीं रिस्क लेना, उनको समझ नहीं आता मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा कैसे, कौन सा बटन दबाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे को एजेंट को फोन करना होगा। ऐसे लोगों के लिए जो नहीं समझते हैं सारी चीजें, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उनके लिए भी एफडी बहुत अच्छा माध्यम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफडी में भी कुछ बैंक्स हैं जो आपको ज्यादा पैसा दे देते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो कम दे देता, आप उसको चेक कर सकते हो। तीसरा केस एफडी का होता है कि समझिए आपने घर बेचा, आपके पास एक 50 लाख रुपए आ गए, अभी आपको इमीडिएटली नहीं पता उसका करना क्या है जी, तो आपने क्या किया, उसको एफडी में रख दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपको उसको री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये 3 बड़े कारण होते हैं, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कैपिटल। कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल आया हुआ है, आपको पता नहीं अभी डालना क्या है, पर आपको कहीं ना कहीं निवेश करना है, अभी यू आर नॉट क्लियर, हाँ, कुछ नहीं समझ आए तो एक बार एफडी कर दो जी, कि मुझे शॉर्ट टर्म में कहीं तो डालना है, पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो रिटर्न, कुछ तो आएगा जी, कुछ छोटा मोटा ही आ जाएगा, है ना। तो ये काम जो है ये एफडी के होते हैं। ओके। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि मेरी वेल्थ क्रिएट हो तो वो एफडी से नहीं होने वाली जी। दैट इज नॉट एफडी पॉसिबल, बिकॉज एफडी में 2 इशू है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन के आसपास रहता है जी। दूसरा, जितनी कमाई होती है उस पर टैक्स लग जाता है। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट हाई में हो तो आप वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे, आपको तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। जबकि जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और आपका टैक्स तब तक नहीं कटता जब तक आप उसमें से निकाल नहीं लेते। तो अगर आपने 20 साल पैसा नहीं निकाला तो 20 साल आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लाख रुपए डाले थे, वो आज 1 करोड़ हो गए, ठीक है, पर 90 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ है, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना। कब तक नहीं देना, जब तक आप उसमें से पैसा निकाल नहीं लेते जी, बिल्कुल। तो यानी जितना समय आप उसमें उसको पड़ा रहने दोगे उतना उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग
इन एफडी एंड इन्वेस्टिंग इन अदर एसेट क्लासेस जो ग्रो करते हैं. गोल्ड है, सिल्वर है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके क्रिप्टो मार्केट्स हैं, जो भी और एसेट क्लासेस जी. तो इसमें जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो. ओके, काफी इजी वर्ड्स में आपने समझा दिया. दोनों ही चीजें इतनी क्लियर हो गई कि एसआईपी करूं कि एफडी करूं, 1 मिनट में मैं उसको डिसीजन ले सकती हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है. जैसे मैंने सोचा एसआईपी करने जाती हूँ, तो 3 ऐसी कौन सी बातें हैं इम्पॉर्टेंट जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए एसआईपी करने से पहले, और 3 बातें जो एज अ बिगनर मुझे अवॉइड करनी चाहिए कि ये चीज़ तो ध्यान में रखनी चाहिए, ये नहीं करना एसआईपी से पहले. तो आपने सबसे पहले पूछा कि 3 चीजें मुझे क्या ध्यान रखनी है. सबसे पहले आपको अपना गोल बनाना है. हमारा पूरे देश का दुर्भाग्य यही है निवेश में कि हम गोल नहीं बनाते जी. बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं. हम पैसा क्यों डाल रहे हैं हमें नहीं पता, हमें पैसा कितना चाहिए हमें नहीं पता, हमें पैसा कब चाहिए हमें नहीं पता, हम डाल रहे हैं. तो ये गलत हो जाता है. मैंने क्या कहा, अगर आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है तो आप उस हिसाब से गाड़ी चुनोगे. अगर आपको घर के अगल बगल जाना है, कोई सब्जी वब्जी लेने जाना है तो आप स्कूटर पे जाओगे, थोड़ा दूर जाना है तो गाड़ी पे जाओगे, लंबी ड्राइव है तो एसयूवी पे जाओगे. जी. राइट. और लंबी ड्राइव है तो फ्लाइट पकड़ के चले जाओगे. तो ये जो व्हीकल का चयन है, चॉइस है, विल डिपेंड अपॉन योर गोल. तो सबसे पहली चीज जब आप इन्वेस्टमेंट सीखते हैं तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी. कि मेरा गोल क्या है, मुझे कब पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. जी. तो ये पहली चीज करिए. सेकंड चीज जो करिए कि हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए. ये गेम समय का है. ये गेम अंदर बाहर जाने का नहीं है कि आज खरीद लिया कल बेच दिया, आज खरीद लिया कल बेच दिया. आपको एक समय देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो एसेट जो है वो रचता है. ठीक है. जैसे दही को भी आप जमाने के लिए ओवरनाइट रखते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही वो खट्टा डाला उसमें तो चलो भाई 1 सेकंड में हो जाएगा. इट टेक इट्स ओन टाइम. तो इसी तरीके से आपको इसको भी टाइम देना पड़ेगा ताकि वो भी रच जाए, अपनी वैल्यू लेके आए. और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी इनकम के हिसाब से स्टेप अप करना चाहिए. करेक्ट. लोग गलती क्या करते हैं, आज मेरी 50,000 की तनख्वाह है, मैंने 10,000 की एसआईपी चालू कर दी, 3 साल बाद मेरी 1 लाख की तनख्वाह हो गई, तो मेरी एसआईपी आज भी 10,000 की चल रही है. क्यों भाई? जब आपकी तनख्वाह डबल हो गई तो आपका निवेश भी डबल हो जाना चाहिए. जी. तो आपको पर वहां डर लगता है, 20,000 कैसे डाल दूं? भाई कमा भी तो 1 लाख रहे हो, है ना. जब आप 50,000 में 10,000 डाल सकते थे तो 1 लाख में 20,000 डाल ही सकते हो. तो हर बार जितनी आपकी इनकम बढ़ती है उतना आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टेप अप करना चाहिए. अगर आपने ये 3 नियम फॉलो कर लिए, आपको अपने गोल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता. ओके. यू मीन कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, तभी एक उसका जो रिटर्न्स हैं सही मिलेंगे और हम राइट डिसीजन ले पाएंगे. रिटर्न्स देखिए हमारे हाथ में नहीं है. वी डोंट हैव द पावर फॉर, वो तो मार्केट के हाथ में. हाँ. पर राइट एसेट चुनना जो हमारे गोल के लिए राइट है, एटलीस्ट वो तो हम कर ही सकते हैं जब हमारे को हमारा गोल पता होगा. बिल्कुल सही बात है सर. जैसे जब मार्केट क्रैश होती है तो सब पैनिक करते हैं, लगता है कहीं हमारे स्टॉक्स ना गिर जाएं या बट एक एसआईपी ही ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं कि मार्केट क्रैश हो रही है. ऐसा है? देखिए हमारे एक कहावत है कि मार्केट में कभी मंदी नहीं आती. लोग कहते हैं ना मंदी आ गई, क्रैश हो गया. कभी नहीं आती. क्यों नहीं आती मैं आपको बताता हूँ. आपके पास फाइनली कितना पैसा होगा ये 2 चीजों पे निर्भर करता है कि आपके पास यूनिट्स कितने हैं और वो यूनिट्स का भाव क्या है. ओके. ठीक है. मैंने 10 यूनिट खरीदे, 100 रुपए में खरीदे थे, आज वो 200 के हो गए. तो 10 यूनिट थे, 200 के हो गए, तो आज कितने वो उसकी वैल्यू 2,000 हो गई. मैंने कितने डाले थे? 1,000 रुपए डाले थे. तो यूनिट्स 10 है, उसकी वैल्यू 200 है. अब चढ़ती हुई मार्केट में क्या होता है, जो यूनिट की वैल्यू है वो बढ़ने लग जाती है. ओके. ऑब्वियसली मार्केट चढ़ रही है, यूनिट की वैल्यू बढ़ रही है. बिल्कुल सही बात है. अब मार्केट गिरेगी तो क्या होगा, यूनिट की वैल्यू कम होगी. पर मैं तो उतना ही पैसा निवेश कर रहा हूं हर महीने, तो मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद पाऊंगा. तो जब मार्केट गिरती है तो मेरे यूनिट्स बढ़ जाते हैं, और जब मार्केट चढ़ रही होती है तो मेरी यूनिट का भाव बढ़ जाता है. तो दोनों ही केसेस में मैं विनर हूं. ओके. और मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने महंगा खरीद के सस्ता बेच के पैसा बनाया. पॉसिबल नहीं. हाँ. तो स्टॉक मार्केट में लोग ये गलती क्यों करते हैं जी? आप क्यों महंगा खरीद के सस्ता बेच रहे हो? यू शुड वेट. आप अपना वेट कीजिए. अब होता क्या, ये गलती क्यों होती है? क्योंकि लोग स्टॉक खरीदते हैं. किसी की सुन ली, किसी दोस्त से टिप ले लिया, एक पेनी स्टॉक उठा लिया और बोला कि यार ये बढ़िया लग रहा है, इस पे मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूं. अगले दिन वो स्टॉक 50,000 हो जाता है, गिर जाता है 2-3 हफ्ते के अंदर.
अब आपको समझ ही नहीं है करना क्या है। क्यों? क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस आपको पता ही नहीं था कि आपने खरीदा क्या है। जी। किसी दोस्त ने बोला था, कोई कंपनी का नाम बता दिया, तो 6000 कंपनी में से कोई एक कंपनी का नाम बता दिया, आप जाके गधे की तरह वो खरीदा है। पर यही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो म्यूचुअल फंड में एक बास्केट होता है, और वो बास्केट में जब आप पैसा डालते हो तो वो बास्केट में अगर कोई गिर जाता है तो कोई चढ़ जाता है, तो ओवरऑल एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ओके। तो हमारे जैसे निवेशकों को जिनको मार्केट्स का बहुत समझ नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं करना आता, स्टॉक्स की स्टडी नहीं करनी आती, हमारे लिए बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। ओके। और लॉन्ग टर्म वेल्थ उसी से क्रिएट करते रहने का। अच्छा, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड एक वे है मैं आपको लॉन्ग उसका टर्म वेल्थ क्रिएट, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अक्टूबर 1995 में एक म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है जिसका नाम है निप्पॉन मिड कैप ग्रोथ फंड। जी। ठीक है, तब वो रिलायंस था, फिर बाद में निप्पॉन ने टेक ओवर किया, तो आज उसका नाम निप्पॉन है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है वो 10 रुपए का होता है। ओके। ठीक है, 10 रुपए का एक यूनिट है। आज 30 साल हो गए उस फंड को, आपके हिसाब से उसकी क्या वैल्यू होगी? 1000, मतलब आपने कहा 100 गुना हो जाए। ठीक है, थोड़ा और चले आगे। 5000, बस 4600 उसकी वैल्यू है। ओह गॉड। तो 460 टाइम्स आपका पैसा हो गया 30 इयर्स के अंदर। क्या बात है। 460 गुना, यानी अगर आपने 10 लाख डाले होते तो 46 करोड़ होते आज। अब इस बीच में मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, क्रैश हुआ, 2008 आ गया, 2020 आ गया, सब कुछ हो चुका है, और आपके पैसे जो हैं 10 लाख के 46 करोड़ हो गए। ये क्यों हुए? क्योंकि आपने दही को जमने दिया। जी, वही पेशेंस। तो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो ये नहीं है कि मैं समझता हूं कि कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं जानता ये बात। जी। सिर्फ पेशेंस है, सिर्फ पेशेंस है। अगर आप पेशेंटली गोल्स बना के अपना एसेट क्लास राइट चुन के उस पर स्टिक करते हो तो आप अपना गोल जरूर अचीव करोगे। बिल्कुल, यही चीज बिटकॉइन के साथ भी हुई। जिन्होंने पेशेंस रखी आज करोड़ों में है, और जो थोड़ा एक बोलते हैं कि प्रॉफिट के नाम पे जिन्हें लगा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही यूज करना चाहिए, लैक्स में गया और उन्होंने बेच दिया। आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार बिटकॉइन लिया था और कहाँ पहुंच गए। ट्रू। कोई भी हमें क्या लगता है ना, एक पॉइंट के बाद जैसे अभी सिल्वर 3 लाख हो गई, लेकिन यार 3 लाख से ऊपर कहाँ जाएगी? हमारा काम नहीं है ये सब सोचना। 3 लाख भी किसने सोचा था? अभी तो 70,000 थी, 70-80 हजार थी कुछ समय पहले। अभी गोल्ड 50-60 हजार था, बिल्कुल, आज हो गया 1.5 लाख रुपए। तो ये हमारा काम नहीं है सोचना कि वो कहाँ जाएगा। जी। हमारा काम है निवेश करते रहना। जी। 10 साल, 15 साल, 20 साल निवेश करते रहो, बस देखो आपको क्या रिटर्न्स बनते हैं। जी। अच्छा, अब आप देखिए पिछले 1-2 साल में गोल्ड भागा है, हो सकता है अगले 2 साल नहीं चले, 3 साल नहीं चले, तो वो एवरेज आउट होता है। ओके। आप पर बोलो कि मैं उसी समय घुसूंगा जब गोल्ड भागना चालू करेगा और उसी समय निकलूंगा जब गोल्ड गिरना चालू करेगा, ये इस दुनिया में वॉरेन बफेट क्या भगवान भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, तो वो रिस्क आपका ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो आप जब लगे रहते हो तो आप महंगा भी खरीदते हो, सस्ता भी खरीदते हो, महंगा भी खरीदते हो, सस्ता भी खरीदते हो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। जी। तो अभी हम जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, इसी से मैं जानना चाहूंगी, हम सभी जानते हैं अगर हम सिर्फ 1 साल पीछे जाएं, जनवरी 2025, तो गोल्ड की जो कॉस्ट थी एवरेज 90 to 95,000 के बीच थी। 70 से 75,000। जनवरी 2025 में गोल्ड 75,000 रुपए का 10 ग्राम था। ओके। आज भी याद है मुझे। तो हम मान लेते हैं सपोज 75,000 ही था, और हम 1 साल और पीछे जाएंगे तो जनवरी 2024, उस टाइम अराउंड 70 to 75,000 के, मतलब वही 5-10 हजार ऊपर नीचे जो भी होगा। तो आपको क्या लगता है ऐसा मार्केट में क्या चेंजेस आए कि ये इनटू मतलब डबल हो गया? अब आज की डेट में जनवरी 2026 में हम बैठे हैं और कितना 1.5 लाख हो चुका है 24 कैरेट। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन होगा? और सिल्वर में तो कई एक्स मतलब बढ़ा है। अगर हम वही 1 साल पीछे जाएं तो 80-85 हजार रुपए 1 kg सिल्वर था, जो आज 3 लाख टच कर रहा है। तो इसके पीछे मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होती है? ठीक है, कोई भी चीज की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़ती है, खासकर मेटल्स में। जी। ठीक है, अब गोल्ड की बात करें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, गोल्ड में ना एक कहावत है हमारी, वो कहावत ये है कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। ओके। कोई भी खराब खबर गोल्ड के लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी है, राइज करेगा, राइज करता है। जी। तो पिछले 1 साल में सिर्फ खराब खबरें आ रही हैं। आपका डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं इधर अटैक कर दूंगा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ये कर। लोगों का भरोसा उन पे से उठ रहा है, और जब लोगों का भरोसा किसी करेंसी पे से उठता है तो एक एक चीज पे जाता है, वो है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब वो अक्रॉस ग्लोब उसकी वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल आप आज गोल्ड का बार उठा के जाइए
इंडिया से जाइए, यूएस चले जाइए, तो आपको पता है कि आपको क्या रेट मिलेगा वहां पे, जी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो इट्स अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ मनी। ओके। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में तो गोल्ड ही स्टार्ट हुआ था। महाराजा परीक्षित ने बोला था ना कि जहां सोना होगा वहां सारी गलत चीजें कर चल रही होंगी, जब कलयुग को एंट्री दी थी। जी तो तब से सोना जो है रिजर्व करेंसी है ग्लोबली, मतलब उसको एक फेथ की तरह देखा जाता है। अब क्या हुआ कि यूएस पे से लोगों का, कंट्रीज का फेथ खत्म होने लगे, तो कंट्रीज में अब क्या करें, तो कंट्रीज में अब गोल्ड इकट्ठा करना चालू करते हैं। ओके। तो चाइना ने गोल्ड इकट्ठा किया, इंडिया ने गोल्ड इकट्ठा किया, पोलैंड ने गोल्ड इकट्ठा किया, सब लोग गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर गोल्ड इकट्ठा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो वही हुआ है। ओके। दैट हैज बीन द रीजन कि गोल्ड को बहुत जो है अचानक से ग्रोथ हुई है, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, उसको सेफ्टी से लिंक किया जाता है। बताया एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। जी। तो जब तक डोनाल्ड ट्रम्प का ये पागलपन चलता रहेगा तब तक गोल्ड का भाव बढ़ता रहेगा। ओके। ठीक है, अब आते हैं सिल्वर। सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, उसका यूज है। और सिल्वर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टैब है जो आप लेके बैठे हैं, उसमें सिल्वर है। ठीक है, चिप्स हैं उसमें सिल्वर है। अब वो सिल्वर ना कंज्यूम हो चुका है, गया, साफ हो गया, अब ये इसमें यूज हो चुका है। अभी यही वाला उठ के आप रीयूज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो सिल्वर इज अ कंजम्पटिव एसेट, वो कंज्यूम हो जाता है। जी। लग गया तो लग गया, चला गया तो चला गया। आपने माइन किया, इसके चिप में डाल दिया, खत्म। राइट। तो अब क्या हुआ, पहले इसकी डिमांड कम थी, अब ईवी का एक्सप्लोजन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सप्लोजन हुआ, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सप्लोजन हुआ, तो अचानक से सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई। जी। अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ गई तो उसका प्राइस बढ़ गया। अब सिल्वर में इतनी कमी है प्रोडक्शन में कि वो मैच नहीं हो रहा, इसलिए सिल्वर का भाव 5 गुना 6 गुना हो गया। और अभी आपको लगता है कि और राइज करेगा? देखिए, जब तक सिल्वर का रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता, कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती तो जो सिल्वर को रिप्लेस कर सके, तब तक सिल्वर का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सिल्वर की रिप्लेसमेंट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। कोई अगर देखिए, वो कहते हैं ना कि नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो अगर सिल्वर आउट ऑफ द रेंज हो गया, फिर तो कोई देखिए आज हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बहुत सिल्वर होल्ड करते हैं, पर हमें नहीं समझ आ रहा कि ये जो 5 गुना बढ़ा है सिल्वर, जी, उस वजह से ईवी बैटरीज बढ़ी हैं, तो कल को हम ईवी व्हीकल लेने जाएंगे, उसका भाव बढ़ चुका होगा। राइट। आप लैपटॉप और ये टैब लेने जाएंगे, उसका भाव बढ़ चुका होगा। तो ये आप एंड ऑफ द डे तो जो इसकी वसूली है वो हमसे ही होने वाली है। सच बात है। ठीक है, तो कोई ना कोई आएगा एक दिन और बोलेगा यार ये बहुत हो गया, अब मेरे को कोई ऐसा मेटल ढूंढना पड़ेगा या ऐसा कोई फॉर्मुलेशन ढूंढना पड़ेगा जहां मैं सिल्वर का यूजेज कम कर सकूं, ताकि मेरे कॉस्ट बचे, ताकि मेरा कंज्यूमर खरीद पाए। तो कंज्यूमर नहीं खरीद पाएगा। बिल्कुल। तो ये साइकिल जो है ना घूमता रहेगा। पर ये साइकिल ने पिछले 1.5 साल में सिल्वर को तो चांदी की तो चांदी कर दी। जी बिल्कुल। और सोना भी आपको कितना लगता है, गोल्ड कितना अभी देखिए, मैं कोई गेस सकता है? मत नहीं करता, मेरी तरफ से कभी कोई गेस नहीं। मतलब मार्केट में कोई एक प्रेडिक्शन आ रही है कि भाई गोल्ड इतना देखिए, जाके मार्केट में प्रेडिक्शन करने वाले हमेशा गलत होते हैं। ओके। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। गोल्ड सब लोग 1 लाख पे रुक गए थे, बोले यार बहुत हो गया, 1.5 लाख पहुंच गया। अब 1.5 लाख पे लोग कह रहे 2 लाख पहुंच जाएगा, पता चला वो मुंह मोड़ लिया और वापस 31 पे आ गया। हमें नहीं पता। आई डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट्स, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। ठीक है जी। मेरे को ये पता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक कुछ भी हो सकता है, तब तक कुछ अनसर्टेनिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ गोल्ड। जी। तो बस ठीक है, अनसर्टेनिटी है तो अभी ठीक चल रहा है। जी। जैसे ग्लोबल दुनिया में एकदम शांति पीस हो जाएगी तो गोल्ड का उस तेजी से इजाफा होना कम हो जाएगा। एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हो सकता है उतना अच्छे रिटर्न्स पे नहीं बनेंगे। तो मेरा काम प्रिडिक्ट करना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। मेरा काम है ट्रेंड को देखना और ट्रेंड के साथ रहना। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जी। बस आप अगर ट्रेंड के साथ हो तो बस बढ़िया, फिर ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मार्केट में प्ले कर रहे हैं। आज मैं बोलूं नहीं सिल्वर बहुत भाग गया, मैं तो सिल्वर मैं नहीं रहूंगा, और सिल्वर फिर से 50,000 किलो, एक दिन में 20-20 हजार रुपए किलो बढ़ जाता है। जी, जी। जबकि सिल्वर की वैल्यू कुछ साल पहले 30,000 रुपए किलो होती थी। अब आज एक दिन में जो उसकी पहले वैल्यू हुआ करती थी उतना तो वो वैल्यू में बढ़ जाता है। तो कुछ पता नहीं होता भाई, एसेट क्लासेस का कुछ पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल है। हम लोग नहीं प्रिडिक्ट करते, हम सिर्फ ट्रेंड के साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, अब हमें पता है गोल्ड और सिल्वर तो भाग रहा है और एक आम जनता की रीच से बाहर होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि कॉपर इसको रिप्लेस कर सकता है, जबकि अभी ETF में नहीं आता है वो? आपका क्या कहना है? देखिए, कॉपर अगेन लगेगा ही लगेगा। हर AI डेटा सेंटर को बहुत ज्यादा कॉपर लगता है। कॉपर के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मूव होगी, कॉपर के बिना AI, जितनी चीजें में सिल्वर, जिसमें सिल्वर लग रहा है उसमें कॉपर भी लग रहा है, तो कॉपर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। और देखिए, आपको पार्टिसिपेट करना है कोई भी एसेट क्लास में,
तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे गोल्ड और सिल्वर में ETF है, कॉपर में ETF नहीं। पर फिर आप देखो कौन सी कंपनीज है जो कॉपर में काम कर रही हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर दो। ओके या फिर अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता तो एक मेटल्स ETF है, हम्म तो आप मेटल्स ETF में पैसा डाल दो। ओके वहां सेफ है। वहां से मतलब वहां स्टॉक्स हैं जो मेटल्स कंपनीज हैं सारी, वो आप डाल दो। कल को कोई ऊपर नीचे भी होगी तो पूरा बास्केट नहीं खराब हो जाएगा। राइट। तो मैं बास्केट बेस्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता हूँ, मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग को मैं नहीं प्रमोट करता। अच्छा जिनको करना है वो करे, बट मैं नहीं करता स्टॉक इन्वेस्टिंग को। आई बिलीव इन बास्केट बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी तो आप बास्केट में इन्वेस्ट करिए और SIP करिए, बस ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिंदगी भर मेंटेन करिए, आप एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स से ज्यादा अच्छा कमा लोगे। इसमें सर एक चीज आती है कि जिनकी सैलरी 10,000 20,000 25,000 है, उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए कि वो सेव कर सके? देखिए भारत बढ़िया बहुत अच्छी कंट्री है। ये एक कंट्री है जहां पे आप 250 रुपए से SIP कर सकते हो। ओके सिर्फ 250 रुपए महीने से आप अपनी SIP चालू कर सकते हो। अब क्या है कि कोई 10,000 रुपए कमा रहा है और वो अगर 1 लाख रुपए के लाइफस्टाइल को एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिर वो तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप जिस दिन आपको तनख्वाह लगी, जॉब लगी है, उस दिन आप ये मानो कि आपके बॉस ने आपकी 10% तनख्वाह काट ली है। जी ठीक है, आपकी 20,000 की तनख्वाह लगी महीने की, आप मानो आपके बॉस ने आपकी उसी दिन 10% तनख्वाह काट ली, तो आपकी रह गई इतनी गई 18। आप 18 में काम चलाओ, इस 2,000 को निवेश कर दो और निवेश करके भूल जाओ। अब तनख्वाह 30,000 हो गई तो बॉस ने कितनी काट ली? 3,000 काट ली, जी तो 3,000 रुपए निवेश कर दो। बॉस तनख्वाह 50,000 हो गई, कितनी काट ली बॉस ने? 10% काट लिया, 5,000 निवेश कर दो। आपको पहले निवेश के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी निवेश के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। और ये मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जिनकी तनख्वाह 20, 25, 30,000 है, जिनकी 5 लाख 6 लाख रुपए महीना है ना, वो भी बाद में निवेश नहीं कर पाते क्योंकि हैबिट नहीं बनती। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि हमें ये इनकम अभी साइड हमारे करनी इतने है। फ्रेंड्स हैं जिनकी इनकम 10-10 लाख रुपए महीना है, उनकी SIP कितनी चल रही होती है? 25,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मतलब यार तुम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 10% भी निकालोगे 3 लाख की तो SIP करो। क्या खर्चे हैं तुम्हारे? 3 लाख तुम सरकार को दे दो, 3 लाख के खर्चे कर लो, 3 लाख रुपए तुम SIP कर लो, हो गया। फिर भी तुम क्या जिंदगी जियोगे? और 3 लाख की SIP करे अगर 12% पे 20 साल के लिए व्यक्ति, तो उसके पास 30 करोड़ रुपए बनते हैं। 3 लाख रुपए अगर 20 साल के लिए निवेश हो 12% CAGR पे, तो व्यक्ति के पास 30 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो अब आपको क्या चाहिए उसके बाद? 30 करोड़ एक जगह पे एक टाइम पे पड़े हो आपके पास, तो आपकी क्या ताकत होती है, सोचिए। सच बात है बिल्कुल। तो आपको अपना पहले तो 10% से स्टार्ट करिए। जब आपकी इनकम 50,000 से लाख से ऊपर चली जाती है तो उस 10% को 15% करें, फिर 20% करें, फिर 25% करें, फिर 30% तक ले जाए। ओके जितना ज्यादा निवेश करोगे, आपको करना क्या है पैसे के साथ? आप अपने खर्चे बांधो, खर्चे नियमित रखो, सही रखो, बाकी पैसे को निवेश करते रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा ही देगा। क्योंकि आज भी लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हमें सेविंग करनी ही करनी है। और बहुत लोग जो सेविंग कर रहे हैं उन्हें पता है सेविंग की क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए सेविंग आपका स्टेप 1 है। आपने जैसे ही इनकम कमाई तो उसके बाद आपको सेविंग ही करनी है और फिर उस सेविंग को इन्वेस्ट भी करना है। जी कुछ लोग क्या करेंगे, सेविंग करके सिर्फ FD कर देंगे, तो फिर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। करेक्ट। आप थोड़ा सा सीख लो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। रहता किसी ने ज्योग्राफी सीख ली, साइंस सीख लिया, 4 साल इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आप सब कुछ बन गए यार। थोड़ा सा फाइनेंस को बेसिक सीख लो, 2 महीने का काम है, 2 महीने में सब कुछ समझ आ जाएगा आपको कि क्या और करना मजा वेल्थ क्रिएट करने में ही है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। जो वेल्थ, देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होती हैं, धीरे धीरे आप अपना कॉर्पस बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज वो कॉर्पस 50 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। करेक्ट। आपको लगता है नाउ आई हैव अ बैकअप, मैं अपने सपने को चेज कर सकता हूँ। मैं वो स्टार्टअप करना चाहता था, मैं सोशल वर्क करना चाहता था, मैं टीचिंग करना चाहता था, मैं दुनिया घूमना चाहता था, मैं अब कर सकता हूँ, मेरे पास पीछे बैकअप है। जी। तो आपको ये जो ताकत मिलती है ना, शुरुआत के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने से ये ताकत आपको मिलती है। पर आप सोचो कि मैं पहले दिन, लोगों की क्या गलती है बताए, वो पहली तनख्वाह आते ही उधार बांध लेते हैं। पहली तनख्वाह ही आईफोन खरीद लिया, पहली तनख्वाह ही घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, जी घर ले लो, लोन ले लो घर पे, और आप अपनी EMI बांध लो। वो ये सब करने को तैयार है क्योंकि उससे समाज को दिखता है उनके पास क्या है। अभी कल मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का पॉडकास्ट ले रहा था। ओके। तो उनका करीबन $40 मिलियन का टर्नओवर है US में। ओके। उनके पास 7 बेडरूम हॉल किचन का विला है, उनके पास मर्सिडीज है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, 7-8 गाड़ियां हैं। आप उनके विला में देखो दूर से तो ऐसा लगता है पता नहीं किसी महल नुमा। मतलब सर ये क्या, मतलब बहुत बढ़िया, आपने इतना कौन सी कितनी EMI आती? बोले नहीं, मेरे इनकम का ये छोटा सा फ्रैक्शन है।
पर जो लोग ये दिखाने के लिए लेते हैं ना, वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। जो शो ऑफ करने वो के शो लिए ऑफ भी करने के हुई, लिए। हाँ। तो आपको नियमित सेविंग्स करनी है, अच्छे तरीके से सेव करना है, उसको निवेश करना है, और समय जैसे आपको समय देना है ताकि वो दही जम जाए बढ़िया से। जी जी जी, ठीक है। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को भी टच करते हैं। स्टॉक मार्केट में मैं एक बिगनर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने थोड़ा सा बेसिक सुन लिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, उनसे टिप्स सुन लिए। तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ इन टिप्स के बिहाफ पे, या उसके लिए मुझे कोई क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स करना जरूरी है स्टॉक मार्केट में जाने से पहले? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दिन में आपका 8-10 घंटे 12 घंटे का कमिटमेंट है, तो कृपया करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में मत आइए। ओके, ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखना चाहिए बाय यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। ओके, बस आप मत पीछे पड़ो कि मैं कोई स्टॉक खरीद लूं जो 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, क्योंकि फिर आप ऐसे 10 स्टॉक भी खरीद लोगे जो आधे हो जाएंगे और वो आप झेल नहीं पाओगे। और जो स्टॉक 10 गुना होना होता है उसको आप 20% 30% प्रॉफिट आते ही बेच दोगे जी। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। फंड मैनेजर्स इस चीज के लिए बहुत ट्रेंड होते हैं, तो उसके बाद जाके वो, उनका एक फुल टाइम प्रोफेशन होता है ये करना। आपका फुल टाइम प्रोफेशन कुछ और है, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी आप और मैं बैठे हैं, मार्केट्स ऑन है, और अगर आपने कोई स्टॉक लिया होता तो आपको पूरा टाइम चेक कर रही होती कितना रुपए ऊपर कितना रुपए नीचे, ग्राफ कहाँ लगा आपका 50,000 रुपए होता, एफर्ट आपका माइंड स्पेस जो है लाखों करोड़ों रुपए का चला जाता। ट्रू। तो स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस लिटरली, और आप अपना आराम से म्यूचुअल फंड्स यूज करिए। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के हैं, डेट है, हाइब्रिड है, इक्विटी है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मल्टी एसेट है, उसके बाद थीमेटिक्स है। इतना ज्यादा बड़ा बास्केट है हमारे पास, इतना प्यारा बुफे लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स का कि जो आपको हाजमा पसंद है, आपका हाजमा खराब है, खिचड़ी खानी है खिचड़ी खा लो, आपको चटोरा पसंद है चटोरा खा लो, आपको माइल्ड पसंद है माइल्ड खा लो। हर चीज हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल है। ओके, आपको सुपर हाई रिस्क चाहिए तो सुपर हाई रिस्क भी है, आपको नॉर्मल रिस्क चाहिए नॉर्मल रिस्क है, आपको जीरो रिस्क चाहिए जीरो रिस्क भी है, डेट फंड्स के फॉर्म में, लिक्विड फंड्स के फॉर्म में, हर चीज है हमारे उसमें, उस यूनिवर्स में। इतना प्यारा बुफे है, क्यों आपको स्टॉक्स के पीछे भागना है, क्यों आपको 10x करना है? हाँ, यही बोला जाता है कि अगर किसी को जैसे है कि 10x 20x 50x आपको पैसा चाहिए, रिटर्न्स बहुत शॉर्ट टर्म में हाई चाहिए, मिलते ही नहीं है। मिथ है। पैसा आधा जरूर हो सकता है, उसकी गारंटी है। गारंटी पैसे आधे होने की है, गारंटी पैसे डबल होने की तो कतई नहीं है। नहीं है। हाई रिस्क तो बोला जाता है स्टॉक हाई रिस्क नहीं है, ओनली रिस्क है, बिकॉज आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। देखिए, गाड़ी रात को चलाना रिस्क है, बिल्कुल, ठीक है, और बिना हेडलाइट के चलाना डबल रिस्क है। बस। तो ये जो आप कर रहे हो ना, बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाना, ओके, वो भी रात में, ओके, वो भी बिना सीट बेल्ट पहने, अब आपके साथ क्या होगा आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फिर लॉसेस के लिए तैयार रहे। बिल्कुल नहीं, तैयार करना ही नहीं। क्यों तैयार होना हमारे को, दूर कर दो एकदम। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदना बंद कर दो। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, मुझे कमेंट करके बता दे कि 5 साल में उसने कितने रिटर्न्स कमाए। उसने निफ्टी को भी बीट नहीं किया होगा। अच्छा, हमारा एक आम निवेशक अगर निफ्टी 50 में एसआईपी कर रहा होता ना, तो वो ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा लेता है। और ये प्रूव किया है किसने? वॉरेन बफेट ने प्रूव किया। अच्छा, 2008 में उनकी एक बेट लगी थी एक हेज फंड मैनेजर के साथ, तो इन्होंने बोला कि हम दोनों पैसा डालते हैं जी। वॉरेन बफेट ने बोला मैं S&P 500 में डाल रहा हूं, जो उनका निफ्टी 50 है वहां का, ठीक है। कुछ नहीं किया, उठाया पैसा उसमें पटक दिया, भूल गया। ये दूसरा जो बंदा था हेज फंड मैनेजर, उसने 10 साल खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा। 10 साल बाद ये हेज फंड मैनेजर ने टोटल मिला के 36 या 40% रिटर्न कमाया। वॉरेन बफेट ने 90% कमा लिया, ओके, बिना कुछ किए जी। ये रूल है गेम का। ये मस्ती करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत मजेदार है, अपने आप को स्ट्रेस देने के लिए बहुत मजेदार है, आप स्टॉक खरीद लो। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है तो बास्केट इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी, ओके, एंड विच यू गेट थ्रू इजीली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आपको म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने कहा, इतना प्यारा बुफे है, आपको हर चीज मिलती है।
क्यों आपको खुद चावल खरीदने हैं, खुद दाल खरीदनी है, खुद खिचड़ी बनानी है? बना के रखी हुई है उसने बेचारे ने, बना लो, खा लो आप सही जाके। बात है। तो जैसे अब हम वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 इन्वेस्टर हैं वो। जी, तो उनकी स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो की हैं, बिल्कुल या की। उनकी स्ट्रैटेजी को कोई भी फॉलो करके वेल्थ क्रिएट कर सकता है? बहुत आसानी से। कुछ है ही नहीं, उनकी तो बहुत सिंपल, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, उनकी तो उनकी थीसिस है, उनकी लाइफ की फिलॉसफीज है, और बड़ी सिंपल फिलॉसफीज है। वो कहेंगे कि नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ योर फीट। अच्छा, अब इसका जी। मतलब क्या है कि जब आप रिस्क लेते हो तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा रिस्क पे डाल दो। हम्म, अब मैं क्रिप्टो करने जा रहा हूँ जी, मेरे पास 10 लाख है, मैं पूरे 10 लाख क्रिप्टो में डाल दूंगा। हम्म। तो ये हो गया टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ द फीट। पर आपके पास 10 लाख रुपए, आपने 50,000 रुपए क्रिप्टो में डाल दिए, तो अगर आधा भी होगा तो 25,000 का नुकसान होगा ना। हम्म। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। फिर हो गया द मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो जिस आदमी के पास पेशेंस नहीं है, उससे पैसा लेके उस आदमी के पास जाएगा जो पेशेंस के साथ ट्रेड करेगा। अब इसमें कौन सी उन्होंने बोला कि स्टॉक टिप ले लो, एप्पल ले लो, कुछ ले लो, तो आपको मार्केट में रहने का बिहेवियर सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको एक मजेदार डेटा देता हूं, इन्फॉर्मेशन देता हूं। यूएस में रिसर्च की गई कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने कमाए? आंसर पता क्या निकला? वॉरेन बफेट? नहीं, नर्सेज ने। नर्सेस, अब आप बोलो, हॉस्पिटल्स? हाँ, हॉस्पिटल में जो नर्स होती है, ओके, सोचो कैसे कमाए? इन्वेस्ट एंड पेशेंस। पेशेंस क्या, वो रात को काम करती थी, सुबह सो जाती थी, तो उनके पास टाइम ही नहीं था देखने के लिए। तो उन्होंने कोई देखा ही नहीं कोई ऐप पे कि कितना मेरा रिटर्न्स चल रहा है। हम यहाँ रोज ऐप खोल के बैठ जाते हैं कि आज कितना हुआ, आज कितना हुआ। उन्होंने देखा ही नहीं, 40 साल तक काम करती थी, साथ साथ निवेश करती थी और भूल गई। सबसे अच्छे रिटर्न्स उन्होंने कमाए। बताओ क्या दिमाग है उन्होंने फाइनेंशियल? बेचारी नर्सेज हैं, अपना काम ठीक से कर रही थी, बहुत बढ़िया कर रही थी, रात को काम कर रही थी, दिन में सो जाती थी। तो मार्केट दिन में खुलती है, तो उनको एक्सेस ही नहीं था मार्केट का। जी, तो आपको जब तक आप इस दही को जमने नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, आपका पैसा नहीं बन सकता। जी। ये टाइम पास मजा बहुत आएगा आपको, कभी खरीद लिया, कभी बेच दिया, कभी 10 रुपए ऊपर, कभी 50 रुपए नीचे, मतलब पैसा नहीं बना सकता। बट वो शॉर्ट टर्म खुशी हो गई आपकी? मैंने सब किया हुआ है। अच्छा, सब मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं, स्टॉक्स बेचे, ऑप्शंस किया है, एफएनओ किया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने वेल्थ सबसे ज्यादा बनाई है म्यूचुअल फंड्स में, जहां मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। ओके। तो दिमाग लगा के पैसा नहीं बनता स्टॉक मार्केट में। दिमाग आपको लगाना है, एक्टिव इनकम में लगाओ ना, अपनी नौकरी में लगाओ, और स्किल्स को बढ़ाओ, वहां मेहनत करो ना। वहां कोई मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां खुद पे मेहनत करनी पड़ती है। जी, यहाँ अपेक्षा होती है कोई एक स्टॉक में को 10x कर दे। शॉर्ट टर्म, हाँ, शॉर्ट तो टर्म फिर ये फिर देन यू विल नॉट विन दिस वॉर। वही चीज है ना, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। तो वो अप्लाई होती है यहाँ भी। पेशेंस इज द की टू कंपाउंडिंग। सर, एक जैसे बिगनर्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए ऐसा कौन सा पाथ सस्टेनेबल है, ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? वही लॉन्ग टर्म जो आप बताते आ रहे हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं कि हम थोड़ा बहुत भी, सपोज हम आज 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग में 25,000 इन्वेस्ट कर लें? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल, उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले आप 5 साल ट्रेडिंग सीखो। ओके। आपने कितना समय ट्रेडिंग सीखने में दिया है? कोई डॉक्टर बनता है, आप ऐसे आदमी से सर्जरी कराओगे जो 18 साल का है? नहीं। क्यों नहीं कराओगे? करा लो, वो तो बस डॉक्टरी एंट्री की है, आप करा लो। क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि उसका स्किल नहीं है। आप तो उस आदमी से सर्जरी कराते हो जिसने 5 साल डॉक्टरी के बाद 15 साल ऑपरेशंस किए हो। तो क्यों आपको पता चल जाए कि आपका पायलट जो है वो 18 साल का भी अभी घुसा है, पहली बार उसने स्टिक पकड़ा है, करोगे आप? उस फ्लाइट में बैठोगे? नहीं बैठोगे। सो जस्ट बाय लुकिंग एट यूट्यूब यू विल नॉट बी एबल टू लर्न ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल गेम है, और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं 35-40 तक। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई स्टेक्स गेम। और आप सोच रहे हो कि किसी के इंस्टाग्राम पे रील देख के या किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप कोई ट्रेडर बना दो जो बोलता है मैं पैसा बना रहा हूँ, आई एम ट्रेडिंग सिंस हाउ मेनी इयर्स, तब जाके मैं पैसा बना रहा हूँ। और वो भी मैं ट्रेडिंग में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मानता कि मेरे को महीने का 5% बन जाए, 10% बन जाए। हम कहते हैं हमारे को महीने का 1%, 2% बन जाए। अब यहाँ आते हैं बच्चे, बोलते हैं हमारे को तो महीने का 10% चाहिए, साल का डबल चाहिए। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आओगे, आप गलत ट्रेड करोगे। टेक इट एज अ डिग्री, टेक इट एज एन एजुकेशन, देन ट्रेड, एल्स डोंट ट्रेड। बहुत मुश्किल काम है। कोई भी जब स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में एंट्री करता है तो अपना एक गोल तो उसका होता ही यार, होना भी चाहिए, जो आपने बताया। तो क्या एंट्री करते टाइम हमें एग्जिट को भी ध्यान में रखना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है एग्जिट भी उतना ही? देखिए, यही हम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डिफरेंस आ जाता है। स्टॉक्स जो है ना वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। हमें अंदर तो जाना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। हमने खरीद लिया, कब बेचूं? मुझे क्या पता, मैं बेच दूंगा तो कंपनी और भाग जाए, और मैं होल्ड करूंगा तो कंपनी और गिर जाए। दैट इज बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंपनी। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। जेट एयरवेज कोई छोटी कंपनी तो थी नहीं, किंगफिशर एयरलाइंस कोई छोटी कंपनी नहीं थी, DHFL कोई छोटी कंपनी नहीं थी, आइलैंड एफएस कोई छोटी कंपनी नहीं थी, DS कुलकर्णी कोई छोटी कंपनी नहीं थी, गीतांजलि जेम्स कोई छोटी कंपनी नहीं थी। खत्म हो गई, दे आर नो मोर देयर। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। सेंसेक्स चालू हुआ था 1986 में, ठीक है? सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। आज 40 साल हो गए, 2026 हो गया। उन 30 कंपनीज जो पहले सेंसेक्स में थी, पहली बार, वो 30 कंपनीज में आज पता है कितनी है? 4 बस। बाकी 26 गायब हो गई है। ओके, दे आर नो मोर देयर इन दैट 30 का लिस्ट। कोई और आ गई है। अब आपको पता चलेगा कि ये जाने वाली हैं, रहने वाली हैं? नहीं पता चलेगा ना। पर अगर आपने सेंसेक्स में डाला होता तो 1986 में सेंसेक्स 500 था। अच्छा, आज 86,000 है। ओके, तो 40 साल में उसने 13-14% का साल का रिटर्न दे दिया। दिमाग लगा?
नहीं लगा। आपको खोजना पड़ा कि कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी जाएगी, नहीं पता। 30 में से 4 कंपनी रह गई सिर्फ, 26 गायब हो गई। ओके। ओवर 40 ईयर्स। और यही अगर आपने सेंसेक्स में पैसा डाला तो 40 साल में आपका पैसा 160 गुना हो गया, 160 टाइम्स हो गया। और आपको हेडेक भी नहीं थी कि आप कौन सा स्टॉक अंदर जाएगा, कौन सा स्टॉक बाहर आएगा, कौन सा स्टॉक अंदर जाएगा, कौन सा स्टॉक बाहर आएगा, कोई हेडेक नहीं थी। आप शांति से बैठे थे, पैसा 160 टाइम्स हो गया। पर जैसे हमने देखा कि इसमें बहुत टाइम लगा, 40 इयर्स लग गए। ठीक है, तो इन बिटवीन अगर हमें पैसा चाहिए तो हम उस टाइम के लिए क्या करें? बिल्कुल क्या तो उस टाइम हमें के लिए आपके लिए अलग गोल होना चाहिए। जी, और इन्वेस्टमेंट पे क्या हमें लोन भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलता है आपको, तो वो ले सकते हैं, तो ले लेना सकते हैं। चाहिए। वो लेना चाहिए अगर आपके पास एक्टिव इनकम हो तो। Okay. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, आपको सडनली कुछ पैसे की जरूरत है, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजना है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब आप सोचते हो यार मेरे पास ना 10 लाख रुपए 6 महीने में आ जाएंगे, धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूँ, काम में आते रहेंगे, तो एक काम करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड नहीं तोड़ता, मैं इस पे 10 लाख रुपए लेता हूँ, क्योंकि जैसे 10 लाख का म्यूचुअल फंड तोड़ूंगा तो मेरे को टैक्स भी देना पड़ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, 10 लाख का लोन ले लेता हूँ, ये बेटे को दे देता हूँ, और 6 महीने बाद जब मेरे पैसे वापस आ जाएंगे तो मैं लोन चुका दूंगा, थोड़ा सा ब्याज दे दूंगा। ठीक है, तो ये करा जा सकता है। ओके। बट अगर आप रिटायर हो गए हाँ, फिर तो अब आपके पास एक्टिव इनकम नहीं है, तो आपको उसी म्यूचुअल फंड में से थोड़ा 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 तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट टर्म हमें चाहिए पैसा कि हमें कहीं बिजनेस हमें एक्सपेंड करना है, हमें कोई भी ऐसी चीजें अपनी वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी 3 है, साल से पहले पैसा चाहिए तो प्लीज स्टॉक मार्केट में मत आइए। यस, स्टिक टू बॉन्ड्स, स्टिक टू बॉन्ड फंड्स, स्टिक टू एफडी। रिटर्न्स हैं उतने, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर रिटर्न्स कम। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2024 सितंबर में हमारे पास एक क्लाइंट आया, 2025 जुलाई में। उन्होंने कहानी बताई, बोलते हैं कि मेरी बेटी की ना फीस भरनी थी मुझे। कब भरनी थी? अगस्त या जून जुलाई 2025 में जी। तो उनके पास पैसे जमा हो गए थे, 15 लाख की फीस थी, वो जमा हो चुके थे सितंबर 2024 में। तो उन्होंने सोचा यार जमा हो गए पैसे, अगले साल देने हैं, अब क्या करें? तो उन्होंने देखा कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो उस टाइम तक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था स्मॉल कैप, ओके। जिसने सालाना पिछले 3-4 साल में 30% रिटर्न दिया था। तो खुश हो गए, बोले यार वाह, अपन 15 लाख डालेंगे, अगले साल 30% ऊपर होगा, 4.5 लाख में रख लूंगा, बेटी के लिए 15 लाख दे दूंगा। ठीक है जी, वेरी गुड, गुड थॉट। उन्होंने डाल दिया, मार्केट क्रैश कर गई, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरा, 25% गिर गया। अच्छा। अगले साल जब तक फीस देने का टाइम आया तो वो 15 लाख की वैल्यू 13 लाख रह गई थी। 2 लाख रुपए उनको जेब से डालने पड़ गए, और वहां लॉस आ और लॉस आ गया। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप तब पैसा डालते हो जब आपका होराइजन मिनिमम 7 साल का हो। अच्छा। स्मॉल कैप है, हो सकता है 4 साल चले ना। तो अगर इन्होंने यही पैसा एफडी में डाला होता जी कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, बट 1 साल बाद मेरे को मेरी बेटी के लिए 15 लाख देने हैं, तो 15 लाख पे शायद उनको बहुत कमाई नहीं होती। कितनी कमाई होती? मुश्किल से 90,000 रुपए की कमाई होती, पर पक्की कमाई होती, और ये पैसा रिस्क पे नहीं जाता। जी 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 जी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कब चाहिए, क्यों चाहिए, और उस क्यों और कब के लिए आपको कौन सी गाड़ी में बैठ के जाना है। अब आप सोचो, आप भाजी तरकारी लेने पतली सी गली में चले गए फॉर्च्यूनर में, तो ना गाड़ी अंदर जाएगी, ना आपकी भाजी आएगी, ना आप घर पहुंच पाओगे। ठीक है, और अगर आप चलोगे, मैं हाईवे स्कूटर पे जाऊंगा, स्कूटी पे मैं हाईवे से बॉम्बे से दिल्ली जाऊंगा, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। और लोग यही गलती करते हैं, बॉम्बे से दिल्ली जाने के लिए स्कूटी पे जाते हैं, और घर में बगल में तरकारी खरीदने के लिए फॉर्च्यूनर में चले जाते हैं। सर, जैसे हम सेविंग की बात कर रहे हैं, और सेविंग के बहुत सारे वेज हैं जो हमने समझे। अभी हमने थोड़ा म्यूचुअल फंड समझ लिया, एफडी समझ लिया, थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट भी समझ लिया। अब हम थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ आते हैं कि आपके हिसाब से विच ऑप्शन इज बेटर, मतलब बाइंग अ हाउस और रेंटल प्रॉपर्टी? देखिए, यहाँ थोड़ा ना मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, मेरा एक व्यू पॉइंट है, बट मैं उस व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करूंगा। हाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग अ हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल क्लियर ये बात कहना चाहता हूँ, आपको घर खरीदना आप खरीदिए, बट अपनी औकात के हिसाब से खरीदिए। बस यहाँ मेरा एक सबसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। देखिए, यूएस में जो हाउस प्राइस है, एवरेज हाउस प्राइस है, डिवाइडेड बाय एवरेज इनकम, मैं समझिए अगर एक घर 1 करोड़ का है और वहां इनकम क्या है, वो 5 गुना, यानी एक इंसान अपने 5 साल की कमाई से घर ले सकता है। ठीक है। मेरी इनकम है $80,000, घर होगा $4 लाख का, तो मैं खरीद लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। होम मॉर्गेज रेट्स बहुत कम है, और जो रेंट है वो ईएमआई जितना ही पड़ता है। ओके। तो तीनों चीजें बहुत अच्छी हो गई। एक तो आमदनी से सिर्फ 5 गुना ही घर की वैल्यू है, ब्याज दर कम है, और तीसरा मेरी जो ईएमआई होती है और रेंट होता है मोटा मोटी सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। अब आ जाओ भारत में। भारत में आज जो आमदनी है उसका 16 गुना घर की वैल्यू है। जी बिल्कुल। भाई, अगर एक व्यक्ति आज, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए साल का किसी के लिए बहुत अच्छी इनकम है,
नोएडा में आप मुझे घर दिखा दो 1 करोड़ से नीचे का, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ही दिखा दो कि 1 करोड़ से नीचे का 2 बेडरूम हॉल किचन आ रहा हो, वहीं अभी 80-90 लाख तो होने लगे, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो आपका ये रेशियो मेन सिटीज में तो कई कई जगह 15-16 जा चुका है, बॉम्बे जैसे शहरों, बॉम्बे गुड़गांव में तो 15-16 जा चुका जी है। बिल्कुल। गुड़गांव में तो आपको 2 करोड़ से नीचे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ बॉम्बे में नहीं आपको 2 है, करोड़ से नीचे हाँ। कुछ नहीं मिल रहा। 1 CR में तो अब वो और किसी की LIG इनकम, फ्लैट्स आ हाँ, रहे हैं। किसी की इनकम 10 to 15 लाख रुपीस पर ईयर है तो बहुत अच्छी इनकम है, जी इट्स अ बिल्कुल। गुड इनकम, हम्म, बट जी घर ही नहीं आ रहा आपके पास, तो उसमें अच्छी इनकम होने के बावजूद मैं घर नहीं ले पा रहा हूं। हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको घर लेना है तो आप ऐसा घर लीजिए कि आपके ऊपर वो बोझ ना बने। आपकी जो EMI है, अच्छा लोग क्या कहते हैं कि अपनी EMI को अपनी इनकम का 40% 50% करो, ये गलत है। क्या घर का खर्चा सिर्फ EMI है? नहीं, नहीं, घर के खर्चे में आता है मेंटेनेंस। आपने 2 बेडरूम हॉल किचन लिया 1000 स्क्वायर फीट का, आपको 5000-6000 रुपए महीने की मेंटेनेंस भरनी है, उसको भी जोड़ो। आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका आता है मेड एक्सपेंसेस, और आपका आता है मेंटेनेंस, मतलब घर के अंदर तोड़फोड़ होगी, कभी फैन बदलेगा, कभी कुछ बदलेगा, कभी लाइट आएगी, ये 5 खर्चे जोड़ लो। बट सर इफ वी आर स्टेइंग इन रेंटल प्रॉपर्टी तो ये खर्चे तो उसमें भी आएंगे। हाँ, ये खर्चे उसमें आएंगे, बट आपका रेंटल जो आपकी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन होगा। हाँ, EMI उसमें, हाँ, क्योंकि आपकी EMI ज्यादा जुड़ गई होगा। ना यहाँ पे, हाँ, तो EMI प्लस ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप जोड़ लो, ये जो है आपका इनकम का 40% से नीचे होना चाहिए। ओके, इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। जी। अगर आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हम्म, 40% से नीचे आपकी आमदनी के, प्लीज घर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं सर मेरा घर भी तो वैल्यू में बढ़ेगा, तो क्या बेचने वाले उसको, क्या आप उसको रियलाइज कर सकते हो? आज आपने घर लिया 1 करोड़ का, वो 5 साल बाद हो गया 1.5 करोड़ का, क्या वो 50 लाख आप रियलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप रियलाइज करोगे तो घर बेचना पड़ेगा, घर बेचोगे तो फिर या तो रेंट पे आ जाओगे या नया घर खरीदोगे। अब नया घर खरीदने जाओगे वो भी महंगा हो चुका है। हाँ, तो हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, जो आपका खुद का घर होता है वो रिप्लेसमेंट एसेट होता है। तो इसीलिए जिस तरह आप देखिए, आप फीमेल में हैंडबैग का बड़ा प्रचलन होता है, लोगों को हैंडबैग बड़ा पसंद है। मेरी कुछ फ्रेंड्स है वो तो मतलब उनको एनुअल शॉपिंग, उनको 2 बड़े बड़े हैंडबैग्स चाहिए। तो कोई व्यक्ति हैंडबैग लेगा फॉर एग्जांपल कोई छोटे ब्रांड का 1000-2000 रुपए का, कोई लेगा 20,000 का, कोई लेगा 1 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई अर्मीज का बर्किन ले लेगा 40 लाख का, ठीक है। अब ले तो सारे हैंडबैग ही रहे, पर सब अपनी अपनी औकात कह लो या जो भी कह लो, अफोर्डेबिलिटी कह लो, उसके हिसाब से ले रहे हैं। पर अगर जो लड़की 10,000 का बैग ले सकती थी वो सोचे मैं गुच्ची का 3 लाख का बैग ले लूंगी, तो उस पर तो बोझ आएगा ना। बिल्कुल, ठीक है, तो आप बस 10,000 का बैग ले सकते हो तो 10,000 का ही बैग लो, 10 का लेके 12 का ले लोगे चल जाता है, चलो। पर आप 10 लाख के बैग की जगह 3 लाख का बैग लेने जाओगे तो परेशानी है, एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। आपने घर लिया, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, EMI, मेंटेनेंस, मेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये मिला के आपकी इनकम का 70% चला गया। आप जिंदगी में उस घर में खुश रह पाओगे? 30% में निकाल पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, अपने बाकी के गोल्स अचीव कर पाओगे, अपने हस्बैंड वाइफ घूम पाओगे जाके? हमेशा गिल्ट में रह जाओगे यार, क्योंकि EMI डिफॉल्ट तो इज्जत खत्म जी। जैसे EMI डिफॉल्ट हुई आपकी इज्जत खत्म। हाँ, वो बैंक तो जाएगा घर पे 3 महीने बाद तो हुड़की करने। अच्छा, ऐसा है नहीं कि आप बाथरूम बेच के थोड़ा पैसा निकाल लोगे, बेडरूम बेच के थोड़ा पैसा जी। बट सर हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है वो ये कहती है कि जो हम रेंट दे रहे हैं तो उस अमाउंट में थोड़ा सा प्लस करके, हमने रेंट दिया वो तो खत्म हो गया हमने, बट अगर उस अमाउंट को हम एज EMI में कन्वर्ट करते हैं और घर ले लेते हैं तो वो तो हमारा एक लोन उतर रहा है ना, और हमारी जो छत है वो हमारी रहेगी। हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि छत होनी जरूरी है और रेंट की जगह EMI पे कर दो तो वो घर हमारा हो रहा है उतना। मैम देखो, आज मैं 5 करोड़ के घर में रहता हूँ साउथ दिल्ली में, रेंट 75,000 रुपए देता हूँ। अब मैं 5 करोड़ का घर अगर लेने जाऊं और मैं 5 करोड़ के घर में मानता हूँ पूरा ही 5 करोड़ में लोन पे ले लूं तो मेरी EMI आएगी 4.5 लाख रुपए, 4 से 4.5 लाख रुपए। मैं 75,000 का रेंट दे रहा हूँ और 4.5 लाख की EMI है वही घर के लिए, तो मैं क्या कहां से भर दूंगा? यहाँ पे 3.5 लाख रुपए महीने का गैप है ना। ये 3.5 लाख रुपए की अगर मैं SIP कर दूं 20 साल के लिए तो वो 35 करोड़ हो जाएगी। तो मैं रह भी लिया और 35 करोड़ का कॉर्पस भी आ गया, प्लस लिक्विड कॉर्पस है कि आज के आज बटन दबाया तो 35 करोड़ में से 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। इट इज वन टू इट्स ओन। मेरी तो अफोर्डेबिलिटी है, उसके बावजूद मैं घर नहीं लेता जी। मैं आराम से घर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी घर नहीं लेता। मेरे को लगता नहीं मेरे को नीड है घर लेने की, ठीक है, क्योंकि मैं हर 4-5 साल बाद बढ़िया सोसाइटी में मूव करता हूँ। जैसे ये घर पुराना हो गया, चलो अब अगले घर में चलते हैं, चलो ये घर पुराना हो गया अगले घर में चलते हैं। क्या करना है, 3 महीने का 2 महीने का डिपॉजिट देना है, बाकी आपको 12 महीना आराम से रेंट देते रहना है जी। तो मैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, जहां मेरी इनकम का 10% से भी नीचे मेरा रेंट होता है,
अब आप सोचो मैं कितना बड़ा पैसा बचा रहा हूँ अपना, और उसको वो कहाँ जा कितना रहा है, multiply और उसको कर मैं रहे हैं। कंपाउंड कर रहा हूँ, हाँ। लगातार कंपाउंड कर रहा हूँ। और कंपाउंडिंग में देखिए मैम, मैं जिस घर में, मेरे पेरेंट्स का जो घर है, जो 2003 में उन्होंने बॉम्बे में लिया था मेरे फादर ने, वो जब मैं जॉब लगा 2008 में, मैं उसको, मेरे को इतना लोन भी नहीं मिल रहा था कि मैं वो घर खरीद सकता। अच्छा। उसकी जो वैल्यू थी, मेरे को बैंक उतना लोन नहीं दे रहा था कि मेरे पास पैसे हो और वो हो तो मैं वो घर खरीद पाऊं। एंड टुडे आई कैन बाय दैट हाउस 5 टाइम्स विद माय कैश इन बैंक। तो अप्रिशिएट ज्यादा कौन हुआ, वो घर हुआ या मैं हुआ? तो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं क्यों घर पे इन्वेस्ट करूं? अब अगले 10 साल भी अगर मैंने ये कर लिया तो वो घर 2.5 करोड़ का 4 हो जाएगा, और मेरी वैल्यू हो सकता है 100 करोड़ हो जाए। तो फिर मैं 25 बार वो घर खरीद सकता हूं, या फिर मैं आप 10 करोड़ का घर खरीद सकता हूं। तो लाइफ में ना हमेशा 8 आने में महंगा 1 रुपए में सस्ता होगा, अगर आपकी स्किल्स बेटर होंगी तो। जी, वही माइंडसेट है, और माइंडसेट का skills गेम है, हाँ। और मैं नहीं अगेंस्ट हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तड़प के मत लीजिए। ऐसे मत लीजिए कि आपको आज का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कि पता चला आज आपका खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि जी ईएमआई देनी है, जी मेंटेनेंस देनी है, जी हमारे पास तो पैसे नहीं बच रहे हैं, हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं, हम अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सर पे बोझ ले लिया था हमने। आप उस बोझ को उतना रखो ना जितना आप दे पाओगे। जी बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है, और कोई नहीं है। जी। एंड हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ Okay. परचेज। वो एक परचेज है। तो परचेज आप कैसे करते हो? बट अपने लोग पैसे इसे से। एसेट मानते हैं। गलत बात है। अब क्यों एसेट मान रहे हो? आप उसको बेचने वाले हो। नहीं, बेचने नहीं वाले हैं, बट अगर लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई बराबर तो है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास एफडी होती है, आप म्यूचुअल फंड होता है, वो ज्यादा अच्छा आपको लिक्विडिटी देते हैं। सेफ्टी तो वो भी लिक्विडिटी देते हैं आपको। हाँ, एक right. सेफ्टी। आपका घर बिक ही नहीं सकता इमीडिएटली। मेरा एक फ्रेंड था, घर खरीदा दिल्ली में, 3 साल रहा, दुबई में जॉब लग गई। ठीक है जी, गया ब्रोकर के पास, बोला जी मेरे को घर बेचना है। बोलो क्यों, इतना सुंदर घर आपने खरीदा था? बोला मेरी दुबई में जॉब लग गई, मेरे को जाना है। वो ब्रोकर ने पूरे नेटवर्क में फैला दिया कि इसकी दुबई में जॉब लग गई, ये सस्ता बेच के जाएगा। रो पड़ा वो घर बेचने में, उसने हाथ जोड़े, जिंदगी में घर नहीं खरीदूंगा मैं। ओके। तो ये सारी, जब आपकी आपदा विपदा आती है ना, तो आपके पास कैश इन बैंक, लिक्विड फंड, वो जो होगा वो आपको हेल्प करता है। ये घर नहीं हेल्प करता। घर तो उस दिन बिल्कुल लाइबिलिटी बन जाता है। आपकी इनकम बंद हो गया, आप ईएमआई कहां से दोगे? वो भी हाथ से जाएगा। वो भी हाथ से जाएगा। तो एक्सट्रीम मत कीजिए, इतना कीजिए कि आप उसको अफोर्ड कर सके। मतलब वही फ्यूचर के चक्कर में। और आज अगर आप खराब। आज ऐसे सोचो कि यार आज भाव बढ़ रहे हैं, मैं 2 बेडरूम ले सकता हूं, मैं 3 ले लेता हूं, क्योंकि कल को तो फैमिली बढ़ने वाली है। तो जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन ले लेना, तब तक आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, तब तक इस घर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। उस घर को फ्लिप करना, उस घर को ले लेना उस टाइम पे। आज क्यों बोझा पालना है जीवन का सारा? वही ना, इंडियन मेंटालिटी हम लोग तो को चेंज भी करनी वही है, पड़ेगी। देखो पेरेंटल भी आपको, वही है कि घर बना लिया है तो देखिए आपको पता है 20 साल का लोन किसे कहते हैं? आपने अपने 240 महीने किसी को गिरवी कर दिए। मैं तो इस फीलिंग के साथ ही नहीं जी सकता जी। मतलब मैं कभी घर खरीदूं तो मैं चाहूंगा कि मैं लोन ही ना लूं, तब मैं घर खरीदूं। मेरी ये पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को थोप नहीं रहा, बट मेरी ये पर्सनल चॉइस होगी कि मेरे को जरूरत ही ना पड़े लोन लेने की, वो वाला घर खरीदूं मैं। कि मैं नहीं अपने आप को 240 महीने के लिए किसी का बंधुआ मजदूर बना सकता, वो भी बैंक के लिए कतई नहीं बना सकता। कुछ होना हो ईएमआई देनी है जी। कल को इनकम रही, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, हमारे कुछ हो गया, आई कांट टेक दैट रिस्क। जी। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा जो फास्ट मूविंग हमें रिटर्न्स आ सकती हैं, दैट इज क्रिप्टो। तो आपके हिसाब से क्रिप्टो फ्यूचर है या बबल है? देखिए, क्रिप्टो मिठाई है, ठीक है, ज्यादा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, बस ये क्रिप्टो का नेचर है। तो क्रिप्टो आपके पूरे थाली में मिठाई जितनी होनी चाहिए। ओके। ना हो तो भी चले, मिठाई नहीं खाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ना हो तो भी चले। अगर आपको नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, और अगर हो तो मिठाई जितनी, बस। यानी पूरे एसेट में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें 5% आप क्रिप्टो में डालिए। अब होगा क्या, आपने 5% डाला, वो आधा हो गया, तो आपको परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 का आधा हुआ 2.5 हुआ। आपका तो 100 रुपए था, 100 में से 2.5 माइनस हो गया। हाँ। तो आपको दुख नहीं होगा। यही अगर 100 का 80 आपने क्रिप्टो में डाला और वो आधा हो गया, फिर तो 40 रह गया। तो क्रिप्टो को मिठाई की तरह रखिए, बढ़ेगा बेनिफिट है, अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, और आपको फोमो नहीं होगा मैंने क्रिप्टो में नहीं डाला पैसा। काफी लोगों को फोमो हो जाता है, अरे मैंने डाला नहीं, ये नहीं हुआ, इसने मेरे दोस्त ने डाला है, सर्कल्स में बात नहीं कर पाते आप। तो मैं भी डालता हूँ क्रिप्टो में पैसा, बट वही बहुत कम डालता हूँ, मतलब अपने एसेट का 1-2%। सर जैसे हमने क्रिप्टो की बात की, क्रिप्टो की बात करते ही बिटकॉइन दिमाग में घूम जाता है, तो आपके हिसाब से बिटकॉइन के राइज के पीछे कौन सा फैक्टर सबसे स्ट्रांग था जो इतना राइज कर गया कि हजारों में भी नहीं, आई गेस मतलब 75-100 रुपए में आया था बिटकॉइन, आज से
20 इयर्स बैक और 30 इयर्स बैक, बट आज वो करोड़ों में है। तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा लगता है आपको? 2009 में आया था क्रिप्टो, 17 साल पहले। ओके। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट का जब अडॉप्शन होता है, जब उसका यूज होना चालू होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। वही डिमांड जब उसकी जनरेट हुई, तो इसकी डिमांड जनरेट हुई धीरे धीरे करके तो वैल्यू बढ़ गई। अब अचानक से यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम भी बिटकॉइन होल्ड करेंगे, तो इसको ऑथेंटिसिटी मिल गई। तो बहुत सारी गवर्नमेंट से मान्यता मिल गई, बहुत सारी गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि अब हम इसका रिजर्व बनाएंगे अपने इसमें। तो ओवरऑल जो है एक क्या कहते हैं अडैप्शन जो आया इसका, यूज केस जो आया, तो उस वजह से जो है क्रिप्टो की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ी। नहीं तो अंडरलाइन तो कुछ इसमें है नहीं। जैसे अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसमें एक नीचे कंपनी होती है, कंपनी बिजनेस कर रही होती है, बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा होता है, प्रॉफिट आ रहा होता है, तो आपको समझ आता है उसकी एक वैल्यू है। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ अडॉप्शन है, यूजेज है। तो यूजेज बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ओके। भाई कोई आप बता सकते हैं कि किसी को अगर क्रिप्टो कॉइन्स खरीदने हो तो टॉप 5 क्रिप्टो कॉइन्स कौन से होंगे? देखिए, बिटकॉइन तो नंबर हाँ नंबर, छोटे अमाउंट से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं खरीदने को। उसके अलावा आपके पास इथीरियम है, ओके, सोलाना है, बाइनेंस है, और ये सारे जो बड़े कॉइन्स हैं आप यूज कर सकते हो। इसमें ना एक मीम कॉइन का कॉन्सेप्ट होता है, ये मस्ती होती है, वो पेनी स्टॉक्स की तरह है। ओके। तो उससे बचना चाहिए इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल किसी भी प्रकार से उसमें नहीं आना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप एक छोटा सा पोर्टफोलियो अपना क्रिप्टो का भी बना सकते हैं। ओके, मतलब इतना रिस्की नहीं है? नहीं, रिस्की बहुत है, क्योंकि ये तो कहा जाता है हाई रिस्क। ओके, एक्सट्रीम। देखिए, रिस्क का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी है, पर वॉलेटिलिटी का तरीका, वॉलेटिलिटी कोई भी जो एसेट वॉलेटाइल होता है उसको मैनेज करने के दो तरीके हैं। एक तो मिठाई जितनी जगह दे दो, यानी कि ज्यादा मत निवेश करो, और लंबे समय के लिए निवेश करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी का बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो टाइम होता है। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा तो क्रिप्टो आपको एक रिटर्न दे देगा, पर पहले जितना दिया था उतना देगा, वो मत सोचना। ओके। हाँ, वो मत सोचना, ऐसे सोचना। काफी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, मैंने 70% 80% का रिटर्न बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, उतना नहीं बनेगा। अब तो उतना बनने का चांस ही नहीं है जी। तो जैसे अभी आपने बात की यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू जो यूट्यूब के टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, या सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ बहुत ऑथेंटिक जेन्युइन भी लगती हैं, तो क्या हम उन बातों को सुनकर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर बनने का एक प्रोसेस होता है, डॉक्टर बनने के बाद जब आप ऑपरेशन करने जाते हो उसका एक प्रोसेस होता है, जब आप पायलट बनते हो तो एक प्रोसेस होता है। तो इन्वेस्टमेंट का भी एक प्रोसेस है, विच स्टार्ट्स विद योर गोल। आपको पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इन 3 के बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन तय होता है। ओके। और वो एसेट एलोकेशन जितने समय के लिए आपको समझिए, आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, तो आपका गोल हो गया गाड़ी खरीदनी, समय क्या हो गया, 5 साल बाद चाहिए, और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए उस दिन। तो ये आपका कंप्लीट गोल हो गया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। ठीक है, तो ये स्मार्ट गोल्स कहते हैं हम इसको, एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये आपने एक गोल बना लिया। अब आपके पास 5 साल का समय है, आपको पता है 5 साल के समय में आप 100% इक्विटी नहीं जा सकते। आपने 60-70% जो है डेट रख लिया, 30-40% जो है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और अब उसका एक बास्केट बना दिया, और उस बास्केट में हर महीने आपने अपना निवेश चालू कर दिया, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके। 5 साल वेट कीजिए, 5 साल बाद आपका जब गोल का टाइम आ जाएगा तो अपने 10 लाख रुपए निकाल लेना, गाड़ी खरीद ले, बस। हमने देखा कि नीरव मोदी है, बहुत बड़ा नाम था, विजय माल्या है, बहुत बड़ा नाम था, बट ये लोग डिफॉल्टर्स हो गए। तो जब इतने बड़े नाम डिफॉल्टर्स होते हैं तो क्या उसका असर बैंक के शेयर्स पे आता है? और उस जो असर अगर आता है बैंक के शेयर्स पे या बैंक पर, तो क्या वो आम जनता को झेलना पड़ता है? देखिए, शॉर्ट टर्म असर, बहुत छोटा असर आता है, बिकॉज अगर आप इन सबका लोन जोड़ भी लो, कितना ही था, 40-50 हजार करोड़ होगा, उससे ज्यादा क्या। बाकी आप अगर पूरे बैंक्स ने कितना लोन दिया होता है, वो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इतना बड़ा असर इसमें नहीं होता है। बट ऑब्वियसली बैंक्स को और कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे कोई आके मतलब डिफॉल्ट ना करके चला जाए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बैंक्स को। तो इसमें बैंक जो अपने लॉसेस हैं वो रिकवर एसेट के थ्रू करते हैं, या तो एसेट के थ्रू जितना कर पाते हैं करते हैं, या वो कंपनी बेच देते हैं, फिर उससे जो रिकवरी हो जाती है। ओके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम एक कोर्ट होता है जिसे एनसीएलटी कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पे जाके ये सारे केस लड़े जाते हैं। जो भी क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस को, जिन्होंने उधार दिया होता है, सिर्फ बैंक नहीं होते, सप्लायर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो सब लोग लाइन में लग जाते हैं पैसा निकालने के लिए। ओके, तो वो रिकवर कर पाते हैं? 100% तो नहीं हो पाता होगा, तो लॉसेस तो हैं, बुक करने पड़ते हैं। ओके।
और क्योंकि जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं, जो मैंने पैटर्न देखा है, जो उनके एसेट होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कोई नहीं क्लेम सर, नहीं ये कर बिजनेस एसेट्स भी होते हैं ओके जिसको गिरवी करके उन्होंने लोन लिया होता है। हम्म फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, हम्म, रियल एस्टेट होती है। पर ऑब्वियसली उस टाइम पे उसको निकालना वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जी तो बैंक को तो लॉस होता ही है, डेफिनेटली होता है। ऐसा और नहीं जो है शेयर्स होते हैं बैंक के या कंपनी के। बैंक के, क्योंकि बैंक के शेयर्स में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा थोड़ा ही तो आएगा, आएगा। आएगा ही आएगा। पर ये एक रेशियो होता है जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो कहते हैं, तो अगर वो 1% 2% के आसपास है तो चलता है, और इतना तो गलती अलाउ करना पड़ता है आपको बैंक को। जी जी, और उस कंपनी का शेयर तो वो मुझे तो लगता है zero डूब हो जाता वो होगा, zero हाँ जीरो हो वो जाता जीरो हो ना। जाता है। लेटेस्ट न्यूज आई है, जोमेटो जो इटर्नल हो गया, उसके जो सीईओ थे दीपेंद्र गोयल, सीईओ से हाँ, resign कर चुके हाँ रिजाइन कर चुके हैं, और अब अलविंदर जी आ गए हैं। और ऐसा ही अभी हमने 10 दिन पहले देखा, बोर्ड के सीईओ अमन गुप्ता, CMO उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। जी सीएमओ। तो इसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है, इंटरनल स्ट्रैटेजी होती है, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी होती है, और इनकी कंपनी के शेयर्स पे असर आता है उससे? देखिए बिल्कुल आता है। अभी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो आप आज ही देख सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। बट देखिए लॉन्ग टर्म वो लोग सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि कि उसके पीछे कोई तो स्ट्रैटेजी होती बिल्कुल होगी। होती है, क्योंकि या तो फाउंडर, देखिए आप एक बात समझिए कि एक फाउंडर ने कंपनी बनाई 2008-9 में, 17 साल, जो भी जितने भी साल, 13-14 साल, जितने साल चलाई, और अब वो चाहता है कि भाई कोई और टेक ओवर कर जाए, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और वो प्रोफेशनल को ला रहा जी है। ऐसा नहीं है कि, देखिए ये कंपनीज तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनीज में सीईओ बदलते रहने चाहिए। ओके उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि आप अगर अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को देखेंगे तो वहां मालिक सीईओ नहीं होता है, मालिक होता है, सीईओ होता है, अलग होता है, प्रोफेशनल बोर्ड होता है। जी तो इंडिया को भी अब ये सीखना पड़ेगा कि मालिक सीईओ कब तक रहेगा, एक बार तो उसको किसी प्रोफेशनल को देना ही पड़ेगा ना। तो ये सिस्टम ऐसे गलत नहीं है, यूएस में चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन किया तो बहुत बड़ा बोर्ड है, उस बोर्ड ने अप्रूव किया होगा, उसके पहले पूरी चर्चा हुई होगी, डिस्कशन, ऐसा जो अचानक से उठ के थोड़ी उसने रिजाइन कर दिया। हाँ सेम डे, वन डे प्रोसेस तो हाँ, नहीं है। तो वो पूरा पीछे मैथमेटिक्स हुआ होगा, डिस्कशंस हुए होंगे, ट्रांजिशन प्लान्स बने होंगे, बहुत कुछ बना होगा, और उनके ईसॉप्स भी लिस्टेड है अभी भी, तो उनको पता है कि भाई ऐसे मैं छोड़ के जाऊंगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। जी तो वो पूरा प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस हुआ रहेगा, ऐसा Okay. अचानक से नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी। तो ये जो फ्लक्चुएशन होगी वो तो ये भी होगी, शॉर्ट टर्म ही सब होगी, कुछ बस short term। उसके बाद वापस अपने आप मैनेज हो जाता है। जी रिजल्ट देखिए, कंपनी की वैल्यू जो है ना वो एक ही चीज पे निर्भर करती है कि कंपनी कमाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली कमाई कर पा रही है और उस कमाई को बढ़ा पा रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। जी शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आता रहेगा, लॉन्ग टर्म में अगर ये रहा, अभी रिलायंस का शेयर जो है कितने गुना बढ़ गया, हाँ ठीक है, क्यों बढ़ा? क्योंकि वो हर साल कंपनी ने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिया है जी और प्रॉफिट को बढ़ाया भी है, तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस इस वजह से बढ़ता गया। जी ये मैथमेटिक्स होती है। ओके सर, जैसे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हमें टिप्स बताए हैं, विच इज़ मतलब वेरी गुड, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ आएगा और उनके लिए यूजफुल भी रहने वाले हैं। अब एक छोटा सा मैंने रैपिड फायर राउंड रखा है जिसमें मैं चाहूँगी कि हमें जैसे डीएम्स आते हैं या कमेंट सेक्शन में आता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं बड़े जनरल और व्यूअर्स जानना चाहते हैं, उसका आप शॉर्ट में आंसर Sure. दीजिए। जी, तो हम ये रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। एक व्यूअर ने पूछा है कि अगर सर हैं और उनके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे इन्वेस्ट करना? मैं करूंगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट में। फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ऐसा 3 करूंगा। इसमें रिटर्न्स कितनी है? देखिए रिटर्न से ज्यादा हुआ क्या मेरे साथ, मैं अगर जब फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में पैसा डालता हूं तो वो अपने आप ही लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में खुद ही डाल देता है। मेरे को सर दर्द नहीं करना पड़ता। और मल्टी एसेट का मतलब होता है कि वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब में अपने आप डिसाइड कर देता है, तो मेरा सर दर्द खत्म हो जाता है। तो वो सर दर्द मैंने उसको दे दिया, जो रिटर्न्स बनना होता है सीएजीआर बेसिस पे 12, 13, 14% रिटर्न बन ही जाता है, तो हम उतना खा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो, एक जो लेमैन है, आम आदमी है, उसके लिए सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा सेफ कौन सा इसमें से रहेगा? म्यूचुअल फंड। ओके, तो आप क्रिप्टो को और ना बहुत दूर, स्टॉक मार्केट को, क्या सिर्फ जॉब करते हुए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक ही रूल याद रखिएगा, स्टेप अप करते रहिएगा, जैसे जैसे आमदनी बढ़े वैसे वैसे निवेश बढ़ाते रहिए। ओके, जो एसआईपी है क्या सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल, आपके सामने बैठा हूँ, उसी से क्रिएट की। जी, तो ये लॉन्ग टर्म जो गोल होता है ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 to 10 years। मिनिमम 8 to 10 years। ओके, सेक्शन है एक्सपेंसिव कार और बड़ा घर, फाइनेंशियल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से एसेट क्या है? दोनों है, दोनों ही नहीं है? मेरे लिए तो दोनों नहीं है, बट अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बड़ा घर ही है।
जी। एटलीस्ट आपको बेचोगे तो वैल्यू तो मिलेगी उसकी। और जो लग्जरी कार है वो तो लग्जरी कार तो पहले दिन ही 30% डाउन है, बिल्कुल कराते। तो वो खत्म हो जाती है। जैसे सर हम अभी क्रिप्टो की ही बात कर रहे थे, तो उसमें गोल्ड भी आता है, डिजिटल गोल्ड प्लस फिजिकल गोल्ड भी हम देख रहे हैं कितना राइज कर रहा है। आप किसे प्रेफर करेंगे आज की डेट में परचेज करना? ETF, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। Okay. डिजिटल गोल्ड अलग होता है। डिजिटल गोल्ड सेबी ने बोल दिया कि उनका कोई रेगुलेशन नहीं है डिजिटल गोल्ड पे, अच्छा। तो इसलिए मैं डिजिटल गोल्ड नहीं टच करता। मैं ETF करता हूँ या फिर फिजिकल फिजिकल लेंगे, पर फिजिकल लेना थोड़ा सा हेडेक होता है, तो मैं ETF प्रेफर करता हूँ। बड़ी परेशानी 3% GST है, ये है वो है, जी, तो उससे जी। अच्छा है कि हम सीधा बोल देते हैं। जो स्टॉक मार्केट है उसमें सबसे बड़ी गलती किसी भी इन्वेस्टर की क्या रहती है? ओवरनाइट रिच बनने का ड्रीम देखना कि भाई जल्दी से पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। ओके। इसमें जैसे अगर किसी ने स्टॉक्स में पैसे लगा दिए और ग्राफ डाउन जाने लगा, मार्केट क्रैश करी है, तो उसे वेट करना चाहिए कि मार्केट पहले बढ़ेगी? उसको समझना चाहिए कि उसने शेयर खरीदा क्यों था, किसका खरीदा था, क्यों खरीदा था, टिप के बेसिस पे खरीदा था कि यार सॉलिड रिसर्च के बेसिस पे खरीदा था। अगर सॉलिड रिसर्च के बेसिस पे खरीदा था तो क्या डरना, और टिप के बेसिस पे खरीदा था तो क्यों खरीदा? जी, फिर तो तैयार रहो। फिर तैयार हो। जी, तो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें उस कंपनी का एनालिसिस बिल्कुल करना जरूरी है। बिल्कुल। आप सोचिए, आप जब भाजी तरकारी खरीदने जाते हैं तो भी आप एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है, टमाटर ठीक है, भिंडी ठीक है, फ्रेश तो है। तो जो उसका पैरामीटर उसको आप चेक करते हो ना, फ्रेशनेस पे चेक करते हो, तो आप कंपनी को चेक करो, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसकी क्या ग्रोथ अर्निंग्स है, ग्रोथ है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, कैश फ्लो साइकिल क्या है। पर ये सब लोगों को नहीं आता, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट डू दिस। आपका काम नहीं है। अब आप मेरे को बोलो हार्ट सर्जरी करने को, मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ? और ना आप मुझसे करवाओगे, बिल्कुल, तो मैं क्यों करूँ, हेडेक क्यों लूँ इस चीज का? तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जिंदाबाद। जी। कोई इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट को सिंपल तरीके से कैसे समझे? बस एक ही चीज समझे कि मैं अपने पोर्टफोलियो को कितना नीचे जाता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा। अगर आप कहते हो कि मैं पोर्टफोलियो को सिर्फ 5% नीचे जाता हुआ देख सकते हो, तो फिर आपको इक्विटी में ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए, आपको पैसा ज्यादा डालना चाहिए डेट में। ओके। अगर आप कहते हो मैं 10% देख सकता हूं, तो जितना ज्यादा आप नीचे जाता हुआ देख सकते हैं पोर्टफोलियो, उतना ज्यादा आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं। ओके। कुछ लोग हम भी यही सवाल पूछते हैं सारे इन्वेस्टर से जो हमारे साथ निवेश करते हैं, आप कितना नीचे जाते हुए देख सकते हो? तो बोलते हैं 10%। मतलब ये लिख लो 10%। अब इस टाइम तक फोन नहीं करना। अच्छा। कर दोगे तो सारे होल्डिंग्स बेच के तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा उसी टाइम पे। जी। भाई जब कह दिया 10%, तो 10% झेलो ना। 10% बोल देते हैं, 2% पे फोन आ जाता है, और सर वो 2% पोर्टफोलियो नीचे हो गया सर आज। फिर हम उसको समझाते हैं हमारा देख कितना हुआ। जी। तो आपको एक ही चीज है, रिस्क मतलब क्या होता है कि आप अपने ग्राफ को कितना नीचे जाता हुआ देख सकते हो, लाल कितना देख सकते हो। जितना ज्यादा लाल देख सकते हो उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हो, सिंपल बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पोर्टफोलियो को किस फ्रीक्वेंसी पर चेक करें कि डिजायर्ड रिजल्ट मिलता रहे? Every 1 year. एवरी 1 ईयर। ओके, ठीक है। कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है? कंपाउंडिंग का मैजिक तो सिंपल है। वॉरेन बफेट ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की 1965 में, उनकी कंपनी का एक शेयर $19 का था। आज 60 इयर्स के बाद वो एक शेयर $7.5 लाख का है। जी। 19 वाली चीज 7.5 लाख हो चुकी है। ये मैजिक है कंपाउंडिंग। ओके। तो अगर आपने 19 रुपए डाले होते तो 7.5 लाख। जी। और $7.5 लाख का मतलब एक शेयर हो गया आज करीबन 7 करोड़ का। तो हम खरीद भी नहीं सकते, इतना महंगा शेयर है वो। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या सही स्ट्रैटेजी है? जैसे जॉब वाले हैं उन्हें पता है पेंशन आ जाएगी, बट जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिजनेस ओनर्स को अपनी सैलरी निकालनी चाहिए। दे शुड एक्ट एज एम्प्लॉइज। ओके। जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड का बिजनेस, तो उनको अपनी कंपनी से एक सैलरी लेनी चाहिए, अपने लिए, खुद के लिए, आपके लिए लेनी चाहिए, और उस सैलरी का निवेश करना चाहिए, और उस सैलरी के निवेश से जो कॉर्पस बनता है उसको रिटायरमेंट के लिए यूज करना चाहिए। बिजनेस अलग चलना चाहिए, आपका पर्सनल अलग चलना चाहिए। चाहे आप बिजनेस आप ही का है, टोटली अग्रीड, पर आपको भी बिजनेस से अपनी सैलरी निकालनी चाहिए। सारे बड़े लोग जितने भी है, चाहे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी है, चाहे आपके जीरोधा के फाउंडर्स है, सब लोग सैलरी लेते हैं बिजनेस से। अच्छा। सब लोग सैलरी लेते हैं, कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है, पर सब सैलरी लेते हैं। ओके। तो आपको सैलरी लेना बहुत जरूरी है बिजनेसमैन को, नहीं तो वो पैसा मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अर्निंग कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, कभी फ्लैट होती है। तो उसको एक सैलरी बांध ही लेनी चाहिए कि बांधो और ये सैलरी निकालते रहो। डेट फ्री लाइफ जीने का सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला, और डेट फ्री होना चाहिए या इन्वेस्ट करते रहना चाहिए या लोन लेते रहना चाहिए? अगर आपको डेट फ्री चाहिए तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, तो जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना कम उधार लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप डेट लेना भी चाहते हो तो आप डेट का पर्पस समझ लो क्या है। एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट का मतलब होता है कि आपने उधार लिया और उसको निवेश किया, कहीं पे घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, ठीक है, तो वो समझ आ गया।
पर अगर आप उधार लेके गाड़ी खरीद रहे हो, आईफोन खरीद रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो बहुत कम करो, मतलब एकदम नियमित तरीके से करो। आपकी आमदनी का 10-15% से ज्यादा ईएमआई मत दो उसमें। अगर आप उतना नियमित तरीके से उधार को यूज कर सकते हो बिल्कुल करो। पर अगर नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर संयम नहीं है, तो उधार मत। जी, काफी लोग हम लोग ने देखा क्रेडिट कार्ड को ऐसे 4 टुकड़ों में काट देते हैं। बोले यार बगल में रहता है ना तो खर्च हो जाता है। होता ही हाँ, तो फिर काट दो इसको 4 टुकड़ों में, खत्म करो। इसी से रिलेटेड है, जैसे यूपीआई है, आप ट्रांजैक्शन यूपीआई से बहुत ज़्यादा होने लगी, तो आपको ऐसा लगता है कि लोगों की जो खर्चा करने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है? क्योंकि हाथ से जब पैसा जाता है तो वो दिखता है और दर्द होता है, बट जैसे ही हम बटन दबाते हैं गया वीडियो गेम बन गया। हाँ, कैपेसिटी नहीं बढ़ी है उनकी खर्च करने की, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। हाँ, राइट, कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी तो इज द राइट कम ही हुई वर्ड। है। हाँ आप जी, इसका एक बहुत सिंपल तोड़ है, हुआ है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अपने स्टूडेंट्स में भी देखता हूँ। हमने इसका एक सिंपल तोड़ रखा है। एक नया बैंक अकाउंट बनाओ, अपने मेन बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसा डालो, और यूपीआई उस बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर दो। जी, यूपीआई शुड नॉट बी कनेक्टेड टू योर सैलरी अकाउंट। अगर वो सैलरी अकाउंट से कनेक्ट होगा तो सैलरी साफ कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। जी, पता भी नहीं चलेगा। पर एक दूसरे अकाउंट के साथ कनेक्टेड होगा ना, और आपको बताओगे मेरे पास 5-6 हजार रुपए है, तो फिर आप थोड़ा सा नियम संयम में आ जाओगे, अपने आप ही आ जाओगे। अलार्म बजेगा, हाँ, 5 गए। आपको देखिए, इफ यू कैन नॉट, जैसे मैं फूड पे कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने घर पे खाना मंगवाना ही बंद कर दिया। ओके, घर पे कम भुजिया रखनी बंद कर दिया। भुजिया के बहुत शौक थे, पर भुजिया में पता है कि इतना अच्छी चीज नहीं है इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, तो हमने भुजिया मंगवानी बंद कर दी। जी, बिस्किट खाते थे, अब बताया कि बिस्किट नहीं खाना, बिस्किट मंगवाना। सो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, क्योंकि मेरे को पता है मेरे सामने आ गया तो प्रॉब्लम है, मैं शायद नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। जी, तो अगर आपके पास उस अकाउंट में पैसा हो गया तो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, तो अकाउंट ही बदल दो और उसमें कम पैसा डालो। दिस इज द बेस्ट खत्म। वे। एक चीज सर, मैं बीइंग अ लेडी भी पूछना चाहूंगी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बिजनेस ओनर्स, जॉब प्रोफेशनल्स, वुमेन, उनके लिए, सबके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए या सेम काम करती है? सबके लिए सेम होनी चाहिए, गोल के हिसाब से होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी डजंट डिपेंड अदर यू आर मेल फीमेल किड एनीथिंग, उससे कोई लेवा देवा ही नहीं है उस चीज का। एक ही चीज से लेना देना, आपका गोल। इट शुड बी गोल ओरिएंटेड एंड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। बस इतना ध्यान। जो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, आप अपने रिस्क को सच्चाई से बताओ, आप कितना। अगर आप बोलते हो 0% मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती अपना पोर्टफोलियो नीचे जाते हुए, तो कृपया करके इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखिए भी मत। जी, सीधा डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए और उसमें रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि आप जीरो आप नहीं देख सकते, देन यू डोंट डिजर्व 12% 13% रिटर्न्स, बिकॉज इफ यू आर सेइंग मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है, तो आप 12-13% का रिटर्न कैसे डिजर्व करोगे? थोड़ा तो वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। फिर आप कहते हो 5%, फिर आप थोड़ा रिटर्न्स बेटर कर सकते हो, फिर 10%। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ जी, और फिर गलत अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर रिस्क नहीं झेल सकते तो ये मत सोचो मेरे को 12-14% रिटर्न बनेगा। सर बिना रिस्क के 12-14% नहीं बनता, रिस्क लेना पड़ता है। कल मेरा पोर्टफोलियो 12 लाख रुपए डाउन था एक दिन में। एक दिन में 12 लाख रुपए डाउन था। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका पोर्टफोलियो एक दिन में 2 करोड़ भी डाउन होता है, बट रिस्क लेना पड़ता है। उनको पता है किसी दिन 2 करोड़ ऊपर भी होगा, 5 करोड़ ऊपर भी हो जाएगा। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। रिस्क ज्यादा लोगे, रिटर्न ज्यादा बनने के चांसेस बनते हैं। जी, 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 ठीक है, गारंटी नहीं है, चांसेस होते हैं। हाँ, गारंटी तो किसी गारंटी चीज़ किसी की चीज की नहीं है। जी। नेक्स्ट आते हैं सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम बात करेंगे बिलियनियर्स और इंडिया के वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के बारे में। वॉरेन बफे, बहुत हमने अभी नाम लिया है, बात भी की है। एलन मस्क नंबर 1 है, उनकी इनकम। बिल गेट्स टॉप 20 में है, अंबानी टॉप 20 में है, इंडिया में नंबर 1 है। इनकी स्ट्रैटेजीज इतनी कैसे काम करती हैं, और क्या ये इन्वेस्टर्स के भरोसे अपना काम करते हैं या बैंक्स इनको सपोर्ट करते हैं? क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो मल्टीपल पे मल्टीपल पैसे होते ही जा रहे हैं और एक आदमी सोच भी नहीं पा रहा है उस तरफ? मैम, इसका कोई सटीक सही जवाब नहीं है, बट मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, बिलियनियर माइंडसेट जो है वो एक अलग तरह का माइंडसेट होता है और वो हर जन के बस की बात ही नहीं है। और दैट्स व्हाई बिलियनियर्स आर वेरी लेस इन द वर्ल्ड। उस माइंडसेट का सबसे जो मेन कोर होता है वो होता है वैल्यू क्रिएशन। लोग वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, वो एक ऐसी चीज की बात करते हैं जहां पे सामने वाले लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। और जितना बड़ा वैल्यू क्रिएशन का आप स्पेस पकड़ते हो उतना बड़ा आपका वेल्थ बनता है। Okay. अब इलॉन मस्क ने पकड़ा है वैल्यू क्रिएशन कि मैं लोगों को मार्स लेके जाऊंगा। सोचा ही नहीं है किसी ने, वो इतनी बड़ी सोच है तो इसलिए उतना बड़ा वैल्यूएशन है उनका, $700 बिलियन की उनकी। मुकेश अंबानी सोचते हैं कि मैं इंडिया में तेल का काम करूंगा, करोड़ों लोगों को फ्री में सस्ते भाव में वो दूंगा, इंटरनेट दूंगा, रिटेल सस्ता कर दूंगा, और अब मैं 100 गीगावाट का पावर प्लांट लगाऊंगा, सोलर पावर प्लांट। ये एक सोच है।
उस सोच के हिसाब से उनकी इनकम है। अडानीज कुछ और सोचते हैं, टाटास कुछ और सोचते हैं, और कोई बिजनेसमैन होता है संघवी है, दिलीप संघवी सन फार्मा के, वो कुछ और सोचते हैं, वो फार्मा के बारे में सोचते हैं, मैं अच्छी अच्छी दवाइयां बनाऊंगा। जी बिल्कुल। तो हर जन वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचते हैं। तो बिलियनियर्स हमेशा वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, और जब वो वैल्यू क्रिएट करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छी वैल्यू बन जाती है उसमें। जी ठीक है, तो जब तक आप अपने लिए सोचोगे तो आप एम्प्लॉय रह जाओगे, जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचोगे आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। एज सिंपल। करेक्ट। ठीक है सर, हमारे क्वेश्चंस तो हो गए, एंड आई गेस मेरे लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी आई ओपनिंग पॉडकास्ट होना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट सोचते थे हमारा पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझे लगता है उन्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लोग बेसिक्स ही ठीक से नहीं समझ पाते, तभी गलतियां करते हैं और लॉसेज होते हैं। ट्रू। तो थैंक यू सो मच सर Thank you, आने ma'am. के लिए और हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें इतनी ईजी लैंग्वेज में बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी चाहिए आपको हमारे पॉडकास्ट से बहुत मदद मिलेगी। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से बेसिक से समझ पाएँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।